हेलो चैम, स्वागत है आपका आज की इस नई वीडियो में। मैं हूं आपका दोस्त और मेंटोर सत्यम, और आज की इस वीडियो में हम कंटिन्यू करने वाले हैं हमारा क्लास 8 एसएसटी की सीरीज को, जिसके अंदर हमने ऑलरेडी हमारे 6 चैप्टर्स को कवर कर दिया है और प्लेलिस्ट भी बना दी है। ठीक है, तो सारी प्लेलिस्ट में वीडियोस ऑलरेडी हैं। आज के इस वीडियो में हम चैप्टर नंबर 7 और ये एसएसटी का लास्ट चैप्टर है, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। ठीक है, समझेंगे कि जो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन हैं वो क्या होते हैं और किस तरीके से वो प्रोडक्शन प्रोसेस में हेल्प करते हैं, तो वो फिर चैप्टर में समझेंगे। बट उससे पहले यहाँ पे विवेक देवराय जी ने, जो कि चेयरमैन थे इकोनॉमिक एडवाइजरी काउंसिल टू द प्राइम मिनिस्टर के फ्रॉम 2017 टू 2024, ठीक है, उसमें वो क्या कहते हैं, ठीक है, वो कहते हैं फॉर अ कंट्री लाइक इंडिया, कि जो इंडिया जो एक कंट्री है, वहां पे जो लार्जेस्ट कंट्रीब्यूशन है ग्रोथ में और प्रोडक्टिविटी में, विल प्रोबेबली केम आउट फ्रॉम about from more efficiently using land, labor, capital, thus they must be used more efficiently। तो वो कहते हैं कि हमारी जो कंट्री है लाइक इंडिया, वहां पे जो कंट्रीब्यूशन है टू द ग्रोथ और प्रोडक्टिविटी वो कहाँ से आएगा? वो आएगा फ्रॉम द लैंड, फ्रॉम द लेबर एंड फ्रॉम द कैपिटल एंड ऑल्सो फ्रॉम द एंटरप्रेन्योरशिप। ठीक है, जो कि हमारा फोर्थ फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है। तो बात करें तो हमारे चार फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन की, तो वो कौन कौन से हैं? पहला है लैंड, फिर है लेबर, ठीक है, फिर है कैपिटल, ठीक है, एंड फिर है हमारा एंटरप्रेन्योरशिप। ठीक है, ये हमारे 4 फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन में हेल्प करते हैं, मतलब 4 फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन हैं जो कि प्रोडक्शन प्रोसेस में हेल्प करते हैं। तो चलिए चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। देखिए, जो हमारे यहाँ पे 3 क्वेश्चंस हैं हमारे माइंड में उठते हैं कि हम जब भी चैप्टर को स्टार्ट करेंगे तो क्या वो क्वेश्चंस हैं। पहला क्वेश्चन है कि व्हाट आर द फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। जैसे कि हमने बात करी, लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योरशिप, यही हमारे फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है, बट वो किस तरीके से हेल्प करते हैं इन द प्रोडक्शन प्रोसेस, वो सारी चीजें हम इस चैप्टर में समझेंगे। फिर क्वेश्चन आता है कि हाउ आर दीज फैक्टर्स इंटरकनेक्टेड। ये जो फैक्टर्स हैं ये एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड कैसे हैं? किस तरीके से जो लैंड है वो लेबर से कनेक्टेड है, लेबर जो है कैपिटल से कनेक्टेड है, और कैपिटल और ये तीनों चीजें एंटरप्रेन्योरशिप से कनेक्टेड है, ये किस तरीके से कनेक्टेड है वो भी आज हम समझेंगे। और थर्ड क्वेश्चन है कि व्हाट इज द रोल ऑफ ह्यूमन कैपिटल, यानी जो ह्यूमन है, हम लोग हैं, हम लोग काम कर रहे हैं, हम भी तो एक कैपिटल है। कैपिटल क्या होता है? पूंजी, पूंजी लगाना। तो ह्यूमन इज ऑल्सो अ कैपिटल, तो वो किस तरीके से प्रोडक्शन प्रोसेस में हेल्प करेगा ह्यूमन एज अ कैपिटल। ठीक है, एंड व्हाट आर इट्स फैसिलिटेटर्स, और कौन कौन सी ऐसी चीजें हैं जो उसको क्या करती हैं? फैसिलिटेट करती हैं, हेल्प करती हैं आगे बढ़ने में, फैसिलिटेट करने में। तो वो सारी चीजें आज हम इस चैप्टर में समझेंगे। ठीक है, तो देखिए, स्टार्टिंग करते हैं कि जो भी हम चीज यूज करते हैं, एवरीथिंग वी यूज अराउंड अस, लाइक हमारे कपड़े हो गए जो हम पहनते हैं, हम फर्नीचर जो यूज करते हैं लाइक चेयर, टेबल, वो सारी चीजें, ठीक है, हम जो खाना खाते हैं, हम जो गैजेट्स यूज करते हैं लाइक हमारा मोबाइल फोन, हमारे टैबलेट, हमारा लैपटॉप, ये सारी की सारी चीजें जो है एक प्रोसेस से गुजर के आपके तक पहुंची हैं, एंड वो प्रोसेस है प्रोडक्शन प्रोसेस। उस प्रोसेस का नाम है प्रोडक्शन प्रोसेस। ठीक है, तो प्रोडक्शन प्रोसेस जो है उसमें काफी सारी चीजें जो होती हैं, जिनको हम क्या कहते हैं? हम कहते हैं उनको इनपुट्स, हमको उनको कहते हैं इनपुट्स। वो सारे इनपुट्स जब मिल जाते हैं, ठीक है, तो वो जो चीज बन के निकलती है वो होती है प्रोडक्ट। तो क्या है, प्रोडक्शन प्रोसेस में इनपुट्स को इस्तेमाल करके हम प्रोडक्ट बनाते हैं, एंड इस पूरी साइकिल को हम क्या कहते हैं? प्रोडक्शन प्रोसेस। ठीक है, इस साइकिल को हम कहते हैं प्रोडक्शन प्रोसेस। तो जो प्रोडक्शन है, प्रोडक्शन मतलब किसी चीज को बनाना, प्रोडक्शन मतलब किसी चीज को बनाना, किसी चीज को मेक करना। ठीक है, वो कंबाइन होते हैं वेरियस रिसोर्सेज, काफी सारे रिसोर्सेज का इस्तेमाल करते हैं, जिससे हम क्या करते हैं? गुड को क्रिएट करते हैं। गुड क्या होता है? कोई भी चीज, वस्तु हम जो इस्तेमाल करते हैं, जिसको हम टच कर सकते हैं। और सर्विसेज, सर्विसेज जिसको हम टच नहीं कर सकते बट वो एक्सपीरियंस के लिए बनाई गई हैं। ठीक है, वो हम एक्सपीरियंस कर सकते हैं। लाइक मैं भी आपको पढ़ा रहा हूँ, इट इज अ सर्विस। ठीक है, इट्स ऑनलाइन सर्विस, मैं आपको पढ़ा रहा हूँ। तो ये क्या है? आप इसको टच करके देख सकते हो? नहीं ना, आप इसको फील कर सकते हो। मेरी पढ़ाने की मेथड को, मेरी स्टडी को आप फील कर सकते हो। एग्जाम्पल देखो यहाँ पे, ये एग्जाम्पल बुक से लिया गया है, तो अभी अभी क्लियर नहीं होगा, पूरा जब एग्जाम्पल पढ़ेंगे तब अच्छे से क्लियर होगा। ठीक है, तो रत्ना है, उसने रेस्टोरेंट ओपन करा, उसका नाम था पॉज पॉइंट।
क्या नाम था उसका? उसका नाम था पॉज पॉइंट, कि रुको और देखो, यानी लोगों को आकर्षित करने के लिए, अट्रैक्ट करने के लिए नाम ऐसा रखा गया। तो उसको सक्सेसफुल बनाने के लिए उसने क्या क्या किया? उसने बड़ी सी लैंड जगह देखी जहां पे वो अपना रेस्टोरेंट खोलेगी। फिर उसने पैसे अरेंज करे ताकि इन्वेस्टमेंट कर सके। फिर एम्प्लॉयज रखे, स्टाफ रखे जो उसके लिए काम करेंगे, उसकी हेल्प करेंगे। फिर उसने रेस्टोरेंट में इस्तेमाल होने वाली चीजें लाइक रॉ मटेरियल, सब्जियां वो ली। और फिर उसने ऑपरेशंस को मैनेज करने के लिए प्लान बनाया कि किस तरीके से हम खाना सर्व करेंगे, कैसे कैसे होगा, सारा सिस्टम उन्होंने समझा। ठीक है, दस टू प्रोड्यूस एनीथिंग वी नीड फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। यानी कि कोई भी चीज बनाने के लिए, कोई भी चीज बनाने के लिए हमें क्या क्या चीजें जरूरत है, वो सारी चीजें किसमें आती हैं? वो आती हैं फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। ठीक है, जो 4 मेन फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है, उसके साथ एक फैसिलिटेटर भी है, लाइक टेक्नोलॉजी। टेक्नोलॉजी इज अ फैसिलिटेटर। ठीक है, वो हेल्प करता है किसी भी चीज को ग्रो करने में। पहला फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है लैंड, जमीन। आपको कोई भी अपनी फैक्ट्री सेटअप करनी है, कोई भी चीज बनानी है, तो आप कहीं तो जमीन पे रख के बनाओगे, तो वो जमीन क्या है? आपकी लैंड है। ठीक है, वो एक नेचुरल रिसोर्स है, उसको बनाया नहीं जा सकता, वो ऑलरेडी प्रेजेंट है हमारे पास। ठीक है, वो एक नेचुरल रिसोर्स है। तो इसका क्या मतलब है? जो भी रिसोर्सेस अवेलेबल है नेचर में, ठीक है, वो नेचुरल रिसोर्स है। इसमें क्या क्या इंक्लूड होता है? सॉइल है, वाटर है, फॉरेस्ट है, डिफरेंट डिफरेंट तरीके के मिनरल्स हैं, ऑयल है, गैस, एयर, सनलाइट, माउंटेन्स, रिवर्स, ये सारी सारी चीजें जो है नेचुरल रिसोर्सेज का पार्ट है। ठीक है, तो बिजनेस जो है, कोई भी तरीके का आप व्यापार करते हो, बिजनेस करते हो, तो आप क्या करोगे? या तो जमीन खरीदोगे, या तो उसको रेंट पे लोगे, किसी से उधार लोगे, उसका रेंट हमेशा देते रहोगे, या तो उस जमीन को खरीद लोगे अगर आपके पास पैसा है तो। तभी तो आप उस पे कुछ कर सकते हो। ठीक है, तो वो करोगे। उसके बाद वहां पे शॉप सेटअप करोगे, या तो अपनी फैक्ट्री सेटअप करोगे, या अपना कोई ऑफिस सेटअप करोगे। एग्जाम्पल देखो, एक एग्जाम्पल है यहाँ पे छोटा सा, कि एक फार्मर है, उसको फर्टाइल सॉइल की जरूरत है ताकि वो अपनी क्रॉप्स को वहां पे उगा सके अच्छे से। तो फर्टाइल सॉइल की रिक्वायरमेंट होगी ताकि प्रोडक्शन अच्छे से हो। एक ग्रोसरी शॉप है, उसको क्या चाहिए? स्पेस चाहिए। कहाँ पे? मार्केट में। ऑब्वियस सी बात है, वो मार्केट से अगर हट के अपनी शॉप खोलेगा तो क्या उसकी शॉप चलेगी? बहुत कम चांसेस है कि चलेगी। तो वो ट्राई करेगा कि मैं वहां पे शॉप खोलूं जहां पे मार्केट है और जहां पे फुटस्टेप ज्यादा है, यानी ज्यादातर लोग आना जाना करते हैं। तो वो क्या करेगा? मार्केट एरिया में अपनी लैंड खोलेगा। फिर एक वेजिटेबल वेंडर है जो वेजिटेबल्स को इधर से उधर बेचता है, तो उसको क्या चाहिए? उसको चाहिए एक कार्ट, एक रेडी चाहिए जिससे वो इधर से उधर सामान बेच पाएगा, एक लोकल वेजिटेबल वेंडर। तो ये सारी ही चीजें जो है उनको रिक्वायर होंगी फॉर डूइंग देयर बिजनेस। तो नेचुरल रिसोर्सेज जो है वो लिमिटेड हैं, अनलिमिटेड नहीं है। लाइक लैंड हमारी लिमिटेड है। ठीक है, हम लैंड को क्रिएट नहीं कर सकते। जो चीज आप क्रिएट नहीं कर सकते, वो हमारे लिए हमेशा लिमिटेड रहेगी, क्योंकि एक टाइम के बाद वो खत्म हो जाएगी। ठीक है, तो इसके लिए हमें क्या करना है? उसको वाइजली यूज करना है, अच्छे से इस्तेमाल करना है, अदरवाइज वो खराब हो जाएगी। लाइक अगर हमने वाटर को कंटेमिनेट कर दिया, सारे पानी को, तो हम वाटर को रीजनरेट नहीं कर सकते। वाटर हमारे लिए लिमिटेड रिसोर्स है। ठीक है, फिर दूसरा फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन होता है लेबर, ह्यूमन एफर्ट। आपके पास लैंड है, लेकिन जब तक आप अपना हाथ खुद नहीं लगाओगे, उसमें खुद अपना एफर्ट नहीं डालोगे, ह्यूमन का कोई एफर्ट नहीं लगेगा, तब तक वो प्रोडक्शन प्रोसेस सक्सेसफुल नहीं है, तब तक वो आगे नहीं बढ़ेगा। तो ह्यूमन जो इंसान है, उसका जो कंट्रीब्यूशन है प्रोडक्शन में, चाहे वो फिजिकल तरीके से हो, लाइक वो फिजिकली वर्क कर रहा है, या जो अपने मेंटल वर्क कर रहा है, ठीक है, दिमाग लगा के वर्क कर रहा है, दोनों ही तरीके से क्या है, उसकी रिक्वायरमेंट जरूरी है उस काम को करने के लिए। तो यहाँ पे क्या है? ह्यूमन की जरूरत जरूर पड़ेगी। एग्जाम्पल हो गया, एक कारपेंटर है, तो आपको फर्नीचर बनाना है, आपके पास लकड़ी है, आपके पास कील है, आपके पास हथौड़ी है, आपके पास आरी है, बट आपके पास क्या नहीं है? कारपेंटर नहीं है। तो क्या वो लकड़ी से आप फर्नीचर बना सकते हो? नहीं बना सकते, बिकॉज आपके पास स्किल्ड पर्सन नहीं है। तो कारपेंटर क्या है? वो स्किल्ड पर्सन है जो एक लेबर की तरह काम करेगा, ह्यूमन एफर्ट देगा। टीचर है, ठीक है, मेसन है, मिस्त्री है, टीचर है। लाइक मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, एक सर्विस दे रहा हूँ, ठीक है, आपके पास बुक्स हैं, आपके पास सब कुछ है, बट कभी कभी क्या होता है कि हमको काफी सारी चीजें समझने में दिक्कत होती है, तो वहां पे मैं आपकी हेल्प कर रहा हूँ। ठीक है, तो ये क्या है? एक ह्यूमन एफर्ट है। डॉक्टर्स हैं, सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स, आर्टिस्ट, ऑल आर क्रिएटिंग ह्यूमन एफर्ट एंड दे आर पार्ट ऑफ लेबर। ठीक है, दे आर पार्ट ऑफ लेबर। तो लेबर जो है वो एफर्ट डालती है, ह्यूमन कैपिटल जो है नॉलेज और स्किल डालती है।
जब भी आपको बोलेंगे कि लेबर है, तो लेबर क्या होगी? लेबर हमेशा क्या डालेगी? आपको एफर्ट डालेगी। आपको लगेगा कि यार वो काम कर रहे हैं, लाइक मिस्त्री को अपनी खुद की फिजिकल मेहनत लगा के ईंट उठानी है, ठीक है, सब चीजें करनी है। और जो ह्यूमन कैपिटल है, जब भी बात आएगी ह्यूमन कैपिटल की, तो वो हमेशा क्या करेगा? अपनी स्किल और नॉलेज का इस्तेमाल करेगा। नॉलेज का प्लस स्किल का इस्तेमाल करेगा और एक ह्यूमन कैपिटल की तरह काम करेगा, ठीक है। फिर ह्यूमन कैपिटल की डिटेल की अगर बात करें तो ह्यूमन कैपिटल क्या है? सम ऑफ स्किल्स, जितनी भी आपके पास स्किल्स हैं, तरीके हैं आपको काम करने के। फिर ट्रेनिंग आपको जो मिली है, आपकी एजुकेशन, आपकी हेल्थ, आपकी एक्सपर्टीज, पीपल बीइंग टू प्रोडक्शन, जो कि आप प्रोडक्शन प्रोसेस में डालोगे और उससे कुछ ना कुछ प्रोडक्ट्स बनाओगे, ठीक है। एक हेल्दी पर्सन अगर होगा तो वो ज्यादा अच्छे से कंट्रीब्यूट कर पाएगा। वही अगर एक स्किल्ड पर्सन होगा तो काम को बहुत बेहतरीन तरीके से करेगा। एजुकेटेड वर्कर होगा तो सारी गाइडलाइंस को फॉलो करेगा। तो अगर स्किल्ड पर्सन है, एजुकेटेड पर्सन है और हेल्दी है, तो वो क्या करेगा? ज्यादा प्रोडक्टिविटी देगा, एफिशिएंसी ज्यादा देगा, ठीक है। ये सारी चीजें वो ज्यादा देगा। फैसिलिटेटर ऑफ ह्यूमन कैपिटल, यानी ह्यूमन कैपिटल को कौन सी ऐसी चीज है जो पुश करती हैं कि आप और अच्छा काम करो? एक फैसिलिटेटर है, फैसिलिटेट करते हैं उनको। एजुकेशन इज द फर्स्ट फैसिलिटेटर, बिकॉज ये आपकी लिटरेसी, आपकी बात करने का तरीका, आपके किसी भी कंसेप्ट को समझने का तरीका, आपकी नॉलेज, आपका प्रॉब्लम सॉल्विंग तरीका जो है वो एनहेंस करेगा एजुकेशन। ट्रेनिंग, आपको ट्रेनिंग मिली है उस काम को बेहतरीन तरीके से करने की, तो वो क्या है? आपकी टेक्निकल और प्रैक्टिकल स्किल्स को आगे बढ़ाएगा, ठीक है। फिर अगर आप हेल्दी हो तो आप कम छुट्टी लोगे, ज्यादा इन्वॉल्व एक्टिवली इन्वॉल्व होकर काम करोगे, तो वर्कर जो है परफॉर्म कर पाएगा बेटर तरीके से, ठीक है। फिर सोशल और कल्चरल इन्फ्लुएंस की भी बात करें, क्योंकि आप रह कहाँ रहे हो? आप रह रहे हो सोसाइटी में, तो सोसाइटी का इन्फ्लुएंस तो एक पर्सन पे रहेगा ही हमेशा। तो जैपनीज कंसेप्ट के हिसाब से, जैपनीज कंसेप्ट ऑफ केजन, उनका एक कंसेप्ट है, वहां पे स्मॉल कंटिन्यूस इंप्रूवमेंट्स के लिए काफी ज्यादा वो लोग फोकस करते हैं। अगर वो छोटा सा भी इंप्रूवमेंट अपनी लाइफ में, अपने काम में ला पाए, तो वो एक उनके लिए अचीवमेंट है, बिकॉज छोटे स्टेप से आप गोल तक अचीव कर पाओगे। एक जर्मन कॉन्सेप्ट है पंचुअलिटी और प्रिसीजन का, ठीक है। यहाँ पे हाई क्वालिटी ऑफ प्रोडक्शन की बात की जाती है। हाई क्वालिटी ऑफ प्रोडक्शन की बात की जाती है। अब कुछ चैलेंजेस भी हैं लेबर की इंडिया में, तो क्या क्या चैलेंजेस हैं जो लेबर हमारे इंडिया में फेस करते हैं? लाइक लिटरेसी गैप, काफी ऐसे लोग हैं जो पढ़े लिखे नहीं हैं, ठीक है, पढ़े लिखे नहीं हैं। तो 2023 के हिसाब से जो मेल लिटरेसी है वो 85% है इंडिया में, और फीमेल लिटरेसी है 70%। यानी कि अभी भी कुछ 15 से 20% ऐसे लोग हैं जो कह सकते हैं कि वो लिटरेट नहीं है, ठीक है, मेल्स में भी और फीमेल्स में भी। और ड्रॉपआउट्स की बात करें तो शिवे 13 ईयर्स लेफ्ट स्कूल टू वर्क इन अ ढाबा, क्योंकि इन्होंने अपनी एजुकेशन कंप्लीट नहीं करी। इस बच्चे ने 13 साल की उम्र में ही इसने स्कूल को ड्रॉप आउट करा और ढाबे में काम करने लगा। तो क्या है ये? एक ड्रॉप आउट का केस है, बिकॉज यहाँ पे वो अपनी स्किल्स को और अच्छे से सीख सकता था और बेहतरीन तरीके से एजुकेशन कंप्लीट कर सकता था, बट टाइम से पहले ही उसको वहां से हटा दिया गया। स्किल की शॉर्टेज जो है मॉडर्न सेक्टर में काफी ज्यादा है आज के टाइम पे। इंडिया की बात करें तो इंडिया के अंदर स्किल्स की जो काफी सारी शॉर्टेज है। बच्चे पढ़े लिखे हैं, ठीक है, सब कुछ है, बट उनके पास स्किल्स की जो है काफी ज्यादा शॉर्टेज है। डेमोग्राफिक डिविडेंड का मतलब क्या है? कि डेमोग्राफी, आपकी जो पॉपुलेशन है उसमें आपकी जो यंग पॉपुलेशन है, जो वर्किंग एज पॉपुलेशन है, वो ज्यादा है। इंडिया में जो डेमोग्राफिक डिविडेंड है वो काफी ज्यादा है। अराउंड 65% ऑफ द इंडियन पॉपुलेशन जो है 35 ईयर्स से नीचे, यानी 35 साल से नीचे है। यानी वो ज्यादा बूढ़े नहीं है, वो ज्यादा यंग है। और अगर उनको एजुकेट कर दिया जाए, स्किल्ड कर दिया जाए, तो ये यूथ जो है इंडिया की बिगेस्ट स्ट्रेंथ है, बिकॉज ये काफी ज्यादा हेल्प करेंगे इन द वर्क और प्रोडक्शन प्रोसेस, और इकोनॉमी को और बेहतरीन बनाने में अपना सहयोग देंगे। तो ये चीज हमें समझनी चाहिए कि जो हमारा डेमोग्राफिक डिविडेंड है वो हमारे लिए काफी फेवरेबल है अभी के टाइम पे। अगर हम बात करें एंशिएंट स्किल और हेरिटेज की इंडिया में, तो वो भी काफी अच्छी है। इंडिया में जो इंडिया का ट्रेडिशन है, वहां पे वर्क वॉज सीन एज डिवोशन। आपको जो आप काम कर रहे हो उसको एक पूजा की तरह देखा जाता है कि आप पूजा कर रहे हो, ठीक है, आप डिवोशन हो, अपने काम में लीन हो गए हो। तो ये हमारा एंशिएंट कल्चर है जो हमें सिखाता है कि अपने काम को बहुत ईमानदारी से करो। एंड
ये बहुत ज्यादा हेल्प करता है इन ए गुड वर्क, ठीक है। फिर आर्टिसंस, जो काम करने वाले लोग हैं, वो वर्शिप करते हैं अपने टूल्स को, अपने इंस्ट्रूमेंट्स को, ठीक है। आयुध पूजा कहते हैं, आयुध पूजा में उसको इस्तेमाल करने वाले जो भी प्रोडक्ट्स को इस्तेमाल करते हैं, टूल्स को, उसकी पूजा करते हैं। फिर है शिल्पा शास्त्रास, ये गाइडलाइंस है फॉर द स्कल्पचर, जो घर बनाते हैं, स्कल्पचर बनाते हैं, वो मूर्तियां बनाते हैं, आर्किटेक्चर बनाते हैं, ज्वेलरी मेकिंग है, उनके लिए शिल्पा शास्त्रास जो है काफी इंपॉर्टेंट बुक है। और इंडिया ने स्टिच्ड शिप्स बनाए हैं, ठीक है। वुडन प्लैंक्स को जब कॉयर रोप्स के साथ बांध दिया जाता है तो ये अनेबल करता है कि हम ट्रेड कर पाए सेंचुरीज अगो। तो काफी पुरानी प्रैक्टिस है जो अभी भी लोग फॉलो करते हैं इंडिया में, ठीक है, और काफी ज्यादा हेल्पफुल भी है इनके लिए, ठीक है गाइस। अब हम बात करेंगे हमारे थर्ड फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, जो कि है कैपिटल, पूंजी लगाना, पैसा लगाना। वो मैन मेड रिसोर्सेज भी हो सकते हैं और वो फाइनेंस भी हो सकता है, दोनों में से कुछ भी हो सकता है। अब देखो, कैपिटल जो होता है वो बोथ मनी और ह्यूमन मेड एसेट्स, ह्यूमन के बनाए हुए कोई भी ऐसा एसेट है वो भी एक कैपिटल के तौर पे काम करेगा, और जो आप पैसा लगा रहे हो वो भी एक कैपिटल के तौर पे काम करेगा। देखो, एसेट कौन कौन से होते हैं, लाइक मशीन बना दी, एक बढ़िया सी मशीन बना दी जिसमें आपको ह्यूमंस के बहुत कम एफर्ट लगेंगे, मशीन में सामान डाला और मशीन ने प्रोडक्ट बना दिया, तो ये क्या है, ये एक इन्वेस्टमेंट है, ये कैपिटल है, पूंजी है। आपने अच्छे अच्छे टूल्स बना दिए, आपने बढ़िया व्हीकल बना दिया कि ट्रांसपोर्टेशन में बहुत अच्छा है, ठीक है, फैक्ट्रीज बना दी, शॉप्स बना दी, कंप्यूटर्स बना दी, ये सभी चीजें जो हैं ह्यूमन क्रिएटेड एसेट्स हैं जो कि कैपिटल का पार्ट है, ठीक है। अब सोर्सेज ऑफ कैपिटल की बात करते हैं कि कौन कौन से ऐसे सोर्सेज हैं जो कैपिटल का पार्ट बनते हैं। पर्सनल सेविंग, आपके कुछ पर्सनल आपने पैसे जमा करे हैं और उसको आपने इन्वेस्ट करा, तो वो क्या है, आपकी कैपिटल है। फिर आपके पास पैसा नहीं है तो आपने दूसरे से पैसा लिया, उधार लिया, बोरो किया फ्रॉम द फैमिली और फ्रेंड्स, तो वो भी आपका क्या है, एक कैपिटल है। आपने बैंक से लोन लिया जिसकी आपको पेमेंट करनी पड़ेगी विद द इंटरेस्ट, वो भी एक कैपिटल है, क्योंकि वो पैसा आप कहाँ लगा रहे हो, बिजनेस में लगा रहे हो। तो जो भी चीज पैसा लेके आप बिजनेस में इन्वेस्ट कर रहे हो वो आपकी एक कैपिटल के तौर पे काम करेगा। फिर स्टॉक मार्केट में आपने अपने शेयर्स को बेचा या आपने अपने शेयर्स पे पैसे कमाए, जिसको डिविडेंड कहते हैं, वो आपने पैसा लगाया, तो वो भी क्या है, आपका एक कैपिटल है। एग्जाम्पल जो है, रत्ना ने क्या करी थी, अपनी सेविंग्स लगाई थी, जब उसने पॉज पॉइंट अपना रेस्टोरेंट खोला था तो उसके अंदर उसने अपने पैसे कौन से लगाए थे, अपनी पर्सनल सेविंग, तो उसकी वो कैपिटल हो गई। और उसने बैंक से कुछ लोन लिया था ताकि वो रेस्टोरेंट खोल सके, तो दोनों ही चीजें जो है उसकी क्या हो गई, वो हो गई उसकी पर्सनल कैपिटल, ठीक है, कैपिटल बोल दो, पर्सनल मत बोलो। फिर है एंटरप्रेन्योरशिप, इनोवेशन और रिस्क टेकिंग। अब बिजनेस को ओपन करने वाला जो पर्सन होता है उसको कहते हैं एंटरप्रेन्योर, और वो जो काम करता है उसको कहते हैं एंटरप्रेन्योरशिप, ठीक है। तो एंटरप्रेन्योरशिप क्या होती है, आपको लोग बोलते हैं कि आई एम एन एंटरप्रेन्योर, आई एम एन एंटरप्रेन्योर, ऐसे बोलते हैं, क्यों, उसका क्या मतलब है, मतलब उसने नई तरीके से खोज करके कोई एक बिजनेस स्टार्ट करा है जिससे किसी चीज की जरूरत पूरी हो रही है, कोई नीड फुलफिल हो रही है। लाइक आज के टाइम पे काफी सारे स्टार्टअप्स हैं जो काफी फेमस हो गए हैं, लाइक एजुकेशन इंडस्ट्री में है कि आपको घर बैठे सारी चीजें आपको प्रोवाइडेड हैं। आप कह सकते हो कि आपका जो फूड डिलीवरी एप्स हैं, जोमेटो, स्विगी, वो क्या है, एक स्टार्टअप के तौर पे स्टार्ट हुए, एमर्ज हुए। किसी एंटरप्रेन्योर ने सोचा कि यार लोगों को बाहर निकल के रेस्टोरेंट तक जाना पड़ता है, रेस्टोरेंट खोजना पड़ता है, अच्छा रेस्टोरेंट, फिर उनको रिव्यू भी नहीं पता होता है कि कैसा खाना मिलता है कैसा नहीं। तो उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए उसने एक ऐप बना दिया जो क्या करेगा, कस्टमर को और जो रेस्टोरेंट वाले हैं दोनों को कनेक्ट कर देगा। अब इससे क्या हुआ, कस्टमर को रेस्टोरेंट तक जाने की जरूरत नहीं है और रेस्टोरेंट को कस्टमर ढूंढने की जरूरत नहीं है, दोनों को एक प्लेटफॉर्म मिल गया और दोनों उसी प्लेटफॉर्म के थ्रू वर्क कर सकते हैं। यानी कस्टमर को अगर फूड ऑर्डर करना है तो वो उस ऐप पे जाएगा एंड अपनी सारी चीजें ऑर्डर कर लेगा। तो इसका क्या मतलब है, यहाँ पे क्या समझ आता है, यहाँ पे कोई एक जरूरत थी, कोई एक प्रॉब्लम को सॉल्व किया गया, ठीक है, किसी जरूरत को सॉल्व किया गया एंड उसी को कहेंगे एंटरप्रेन्योर, ठीक है। उसने कुछ जरूरत को सॉल्व करा। तो समझते हैं एंटरप्रेन्योर क्या होता है, वो पर्सन जो आइडेंटिफाई करता है किसी नीड को या किसी प्रॉब्लम को, ठीक है, फिर लैंड को, लेबर को और कैपिटल को कंबाइन करता है और उससे कुछ चीज बनाता है। फिर वो रिस्क लेता है, बिकॉज कोई भी नई चीज को स्टार्ट करना एक रिस्क वाला काम है। पता नहीं आपका पैसा डूब जाए, लोग आपके इन्वेस्ट जो आपका कह सकते हो कि प्रोजेक्ट है उसमें ना दिलचस्पी दिखाएं, तो डूब डूब सकता है, ठीक है, तो रिस्क है, ठीक है, मनी का भी रिस्क है। लेकिन फिर जब वो सक्सेसफुल हो जाता है तो क्या करता है, वो जॉब जनरेट करता है, वो सोसाइटी को इम्प्रूव करने में हेल्प करता है।
एग्जाम्पल के तौर पे देखिए, जो हमारे JRD टाटा जी हैं, जो 1904 से 1993 तक थे, तो उन्होंने कह सकते हैं टाटा एयरलाइंस जो एयर इंडिया है उसका फाउंडेशन रखा, उसको फॉर्म किया, ठीक है, जो कि इंडिया की खुद की एयरपोर्ट एजेंसी है, जो मतलब जो एयरप्लेन्स चलाएंगे वो, ठीक है, टाटा एयरलाइंस। इन्होंने स्टील में, कार्स में, केमिकल्स और पावर्स में भी एक्सपेंड किया, और इन्होंने फोकस करा कि वर्कर का जो वेलफेयर है और कम्युनिटी डेवलपमेंट है वो सबसे ऊपर होना चाहिए, और इनको भारत रत्न भी अवार्ड मिला 1992 में फ्रॉम द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, ठीक है। अब फिफ्थ फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है, जो कि वैसे कंसिडर नहीं किया जाता, बट आज के टाइम पे वो एक फिफ्थ फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन बन चुका है। ट्रेडिशनली हम उसको नहीं मानते थे, बट अब बन गया है, बिकॉज एक फैसिलिटेटर, एक पुश की तरह काम करता है वो, ठीक है। तो डेफिनेशन क्या हो गई टेक्नोलॉजी की? एप्लीकेशन ऑफ साइंस टू द प्रोडक्शन, यानी आप प्रोडक्शन प्रोसेस में साइंस का इस्तेमाल कर रहे हो। मान लो कोई चीज अभी तक आप एक मशीन का इस्तेमाल करके 2 घंटे में बनाते थे, बट साइंस की मदद से आपने एक टेक्नोलॉजी इंप्रूव कर ली, आपने एक नई मशीन बना दी, और वो नई मशीन अब वो काम को सिर्फ 30 मिनट्स में कर देती है। तो क्या हुआ? आप टाइम बचा रहे हो, यानी आप ज्यादा प्रोडक्शन कर पाते हो। ये क्या है? ये टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल है, जहां पे आप उसको एक फैसिलिटेटर के तौर पे इस्तेमाल कर रहे हो, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा? मेक वर्क फास्टर, काम जो है जल्दी हो जाएगा, थोड़ा पैसा कम लगेगा, सस्ते तरीके से और काफी एफिशिएंट तरीके से होगा, ठीक है। रिप्लेस करेगा ये ओल्डर मेथड्स विद बेटर वंस, जो पुराने कह सकते हैं ज्यादा टाइम लेने वाले तरीके थे, उनको रिप्लेस करके नए तरीके से काम लेंगे। ईमेल, ठीक है, उसने रिप्लेस कर दिया लेटर्स को। पहले हम लेटर लिख के भेजते थे, अब हम डायरेक्टली ईमेल टाइप करते हैं और भेज देते हैं, विद इन सेकेंड्स पहुंच जाता है, ठीक है। तो ये क्या टेक्नोलॉजी है? ट्रैक्टर्स, ठीक है, इसने बुलक कार्ड्स को रिप्लेस कर दिया, बुलक कार्ड्स को, प्लग्स को रिप्लेस कर दिया, ठीक है। फिर एग्जाम्पल्स है लाइक यूपीआई की डिजिटल पेमेंट्स। आजकल आपको पेमेंट करनी है, आप विद इन सेकेंड्स पेमेंट कर सकते हो किसी को भी इसके नंबर के ऊपर, ठीक है। तो क्या है? एक टेक्नोलॉजी में इंप्रूवमेंट की वजह से ऐसा हो पाया, अदरवाइज आपको उसके पास जाना पड़ता, कैश लेके वो सब करना पड़ता, तो वो सी चीज हेल्प करता है। फिर वेदर फोरकास्टिंग फॉर फार्मर्स, अभी फार्मर्स को कौन सी क्रॉप उगानी है, कब फसल को काटना है, उसके लिए वो वेदर वेदर के ऊपर काफी ज्यादा डिपेंडेंट रहना पड़ता है कि कभी वेदर चेंज हो जाए, कभी मानसून, कभी बारिश हो जाए। तो वो क्या है? वेदर फोरकास्टिंग एस टेक्नोलॉजी इस्तेमाल करके उनको आगाह करते हैं कि अभी आपको क्या करना चाहिए। जीपीएस, ठीक है, लॉजिस्टिक्स में आपका जीपीएस टेक्नोलॉजी काफी इस्तेमाल करती है कि प्रोडक्ट कहाँ तक पहुंचा, ठीक है, प्रोडक्ट कहाँ तक पहुंचा, कौन सी स्टेज पे है वो, डिलीवर कितना टाइम पे होगा, ये सब चीजें जो है टेक्नोलॉजी है। रोबोट्स, सर्जरी में, ड्रोन्स जो है फार्मिंग में, ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म्स लाइक स्वयं एंड मूक्स, ठीक है, जो हम आपसे कनेक्ट कर रहा हूँ, मैं आपसे, वो किस तरीके से कर रहा हूँ? पूरी टेक्नोलॉजी इस्तेमाल करके, ठीक है, ये पेन है, ये टैब है, तो हम क्या है? टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर रहे हैं, मैं आपसे कनेक्ट हो पा रहा हूँ, ठीक है, ऑनलाइन विद द टेक्नोलॉजी। आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है, अपने घर बैठे आपके पास सिर्फ इंटरनेट कनेक्शन होना चाहिए और मोबाइल फोन या कोई भी ऐसा डिवाइस जिस पर आप वीडियो देख सकते हो, फिर उसके साथ आप पूरा चैप्टर कंप्लीट कर सकते हो, ठीक है। जॉब पोर्टल्स, ठीक है, एनसीएस कनेक्ट जॉब सीकर्स विद अपॉर्चुनिटीज, यहाँ पे ये जो पोर्टल है वो जॉब सीकर्स को हेल्प करेगा विद कनेक्टिंग विद द एम्प्लॉयर्स जो जॉब दे रहे हैं, ठीक है। तो ये सभी चीजें जो हैं हेल्प करती हैं इन, ठीक है, प्रोडक्शन, ठीक है। अब इंटरकनेक्शन ऑफ फैक्टर्स, ये जो हमारे लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर और ये सब चीजें हैं, वो किस तरीके से एक दूसरे से कनेक्टेड हैं, ठीक है, इंटरकनेक्टेड हैं किस तरीके से? तो जितने भी फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन हैं उनको साथ में मिलके काम करना चाहिए, मस्ट वर्क टुगेदर, ठीक है। तो चाहे वो लैंड हो, लेबर हो, ठीक है, कैपिटल हो, प्लस एंटरप्रेन्योर, प्लस टेक्नोलॉजी, तो ये सभी चीजें जब साथ में इस्तेमाल होंगी तो क्या बनेगा? एक प्रोडक्ट बनेगा, एक सर्विस बनेगी जो कि लोगों तक पहुंचेगी और वो लोग उसका इस्तेमाल करेंगे, मतलब, ठीक है। तो डिफरेंट इंडस्ट्रीज जो हैं डिपेंड करती हैं डिफरेंट फैक्टर्स पे, ठीक है। कुछ इंडस्ट्रीज को ज्यादा लोगों की रिक्वायरमेंट होती है, उसको कहते हैं मोर लेबर इंटेंसिव, ठीक है, जहाँ पे लोगों की जरूरत ज्यादा हो। और कुछ इंडस्ट्रीज होती है जहाँ पे मशीन्स की जरूरत ज्यादा होती है, ठीक है, पैसे की जरूरत ज्यादा होती है, तो वो हो सकता है मोर कैपिटल इंटेंसिव, ठीक है। तो फार्मिंग है, हैंडलूम है, मान लो आपको फार्मिंग करनी है, आपको हाथ से कपड़ा बुनना है, हैंडलूम इंडस्ट्री है, तो वहां पे आपको लेबर की ज्यादा रिक्वायरमेंट होगी, वहां पे बहुत ज्यादा मशीन्स का इस्तेमाल नहीं कर सकते, वहां पे ज्यादा इस्तेमाल किसका करोगे? लेबर यानी ह्यूमंस का, ठीक है। तो वो इंडस्ट्री हो गई लेबर इंटेंसिव, ज्यादातर लेबर की रिक्वायरमेंट होगी, इसलिए लेबर इंटेंसिव। दूसरी हो गई स्पेस रिसर्च
या सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री है, तो वहां पे आपको मशीन की रिक्वायरमेंट ज्यादा होगी। तो कैपिटल और टेक्निकल इंटेंसिव हो गई, टेक इंटेंसिव हो गई, ठीक है, कैपिटल इंटेंसिव इंडस्ट्री हो गई। यहाँ पे बहुत ज्यादा लोगों की रिक्वायरमेंट नहीं है, आपके पास अच्छी टेक्नोलॉजी है, अच्छी मशीन है, तो आप उसका इस्तेमाल कर सकते हो। मिसिंग वन फैक्टर, प्रोडक्शन स्लोस और स्टॉप्स, ठीक है, ये अभी चैप्टर में समझेंगे, वहां से कुछ कनेक्शन होगा इसका। एग्जांपल जो 3D प्रिंटिंग है, मर्ज इस टेक्नोलॉजी विद हैंडलूम आर्ट। तो क्या है, 3D प्रिंटिंग को अगर हम हैंडलूम के आर्ट के साथ इस्तेमाल करें, मिक्स करें, तो क्या होगा, वो एक नया प्रोडक्ट बना के आएगा जो कि काफी ज्यादा अच्छा होगा और कम टाइम में बनेगा और अच्छा ज्यादा बनेगा, चीप और अच्छी क्वालिटी का, ठीक है। यहाँ पे कुछ केस स्टडी है मोबाइल फोन्स की प्रोडक्शन की। अगर आपको मोबाइल फोन बनाना है, जो हमारे हाथ में मोबाइल फोन होता है वो बनाना है, तो वो कौन कौन से प्रोडक्शन प्रोसेस से गुजरता है फिर जाके वो बनता है, वो समझते हैं, ठीक है। सबसे पहले आपको फैक्ट्री चाहिए होगी, जहाँ पे आप किसी लैंड पे फैक्ट्री सेटअप करोगे। फिर क्या करोगे, रॉ मटेरियल्स लाओगे, लाइक मेटल लाओगे, सिलिकॉन लाओगे बॉडी बनाने के लिए फोन की। फिर आपके पास टीम होगी जो रिसर्च एंड डेवलपमेंट करेगी कि किस तरीके से हमें क्या सामान कहाँ लगाना है जिससे फोन बन के तैयार हो जाए। तो वहां पे आपको सॉफ्टवेयर, हार्डवेयर, इन सब चीजों की रिक्वायरमेंट होगी। फिर वर्कर्स जो होंगे उस फोन को असेंबल करेंगे, क्योंकि उनको पता चल गया कैसे असेंबल करना है, तो वो उस तरीके से असेंबल करेंगे। फिर उसकी टेस्ट की जाएगी क्वालिटी, कि वो जो बन के निकल के आया है वो क्वालिटी में भाई सही है कि नहीं, कहीं उसमें कोई डिफॉल्ट तो नहीं है, मतलब कह सकते हैं कोई फंक्शन खराब तो नहीं है, सही चल रहा है ना, तो फिर वो चेक करेंगे। फिर जब उनको पता चल जाएगा कि नहीं सही है, तो उसको फिर पैकेज करेंगे अच्छे से और डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे रिटेलर्स को, ठीक है। फिर वो ऑनलाइन मार्केट में और नॉर्मल फिजिकल मार्केट में उसको बेचा जाएगा, ठीक है। तो ये जो पूरा प्रोसेस है इसको क्या कहते हैं, सप्लाई चेन। यानी फ्रॉम द रॉ मटेरियल टू द फिनिश प्रोडक्ट, जो बन के आया फोन, ठीक है। लेकिन रॉ मटेरियल क्या था, सिलिकॉन, मेटल, छोटे छोटे स्क्रैप मेटल, ये सब चीजें। और जो बन के आया फिनिश प्रोडक्ट था वो मोबाइल फोन था। उसको बनाने का जो प्रोसेस है पूरा ऊपर से नीचे तक, उस पूरे प्रोसेस को सप्लाई चेन कहते हैं। क्या कहते हैं, सप्लाई चेन कहते हैं, ठीक है। वैसे तो बनाने के प्रोसेस जो है वो कह सकते हैं कि वो प्रोडक्शन प्रोसेस है, बट फिनिश प्रोडक्ट जो कस्टमर के पास पहुंच गया, कस्टमर के पास पहुंच गया, तो इस वाले बड़े प्रोसेस को जो है उसको सप्लाई चेन कहेंगे, ठीक है, उसको सप्लाई चेन कहेंगे। तो सप्लाई चेन है जो वो लिंक करेगा सारे स्टेप्स को, सारे जो ऊपर से नीचे तक हमने स्टेप्स देखे उनको कौन लिंक करेगा, सप्लाई चेन लिंक करेगा। कोविड-19 के साथ, जब कोविड-19 आया था, ठीक है, तो डिसरप्शंस हो गए थे और इसने पूरे सप्लाई चेन प्रोडक्शन प्रोसेस को बहुत ज्यादा इफेक्ट किया था। बिकॉज आज के टाइम पे क्या होता है, मान लो आपको एक आईफोन बनाना है, मोबाइल फोन बनाना है, तो उसका जो सॉफ्टवेयर होगा वो अमेरिका से आएगा, उसका जो क्या कहते हैं सामान होगा, मेटल, सिलिकॉन, ये चिप्स, वो चाइना से आएंगे, असेंबल इंडिया में होगा। तो अलग अलग कंट्री का रोल आ रहा है। बट ड्यूरिंग द कोविड-19 तो क्या हुआ था, कोविड-19 में सब इकोनॉमीज जो है अपनी अपनी बंद हो गई थी, कोई किसी दूसरे देश में जाने के लिए अलाउड नहीं था, तो वहां पे सप्लाई चेन में डिसरप्शन हो गई थी, ठीक है। अब रिस्पॉन्सिबिलिटीज जो प्रोड्यूसर्स की होनी चाहिए टुवर्ड्स द फैक्टर्स, वो क्या क्या है। जो भी हम लैंड का, लेबर का या कैपिटल का इस्तेमाल कर रहे हैं, तो उसके प्रति जो बनाने वाला है उसकी कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती हैं। पहला है नेचुरल रिसोर्स, लाइक आपके पास लैंड है, आपके पास पानी है, आपके पास एयर है, वाटर है, मतलब एयर है और डिफरेंट डिफरेंट चीजें हैं। आप उसका ओवर यूज मत करो, ठीक है। लाइक आप पोल्यूशन मत करो। ऐसा नहीं है कि आप फैक्ट्री बना रहे हो और धुआं छोड़ रहे हो, आप कोई प्रोडक्ट बना रहे हो और उसका वेस्ट मटेरियल आप पानी में छोड़ रहे हो, तो उससे क्या होगा, आपका नेचुरल रिसोर्स अफेक्ट हो रहा है। एनवायरमेंटल डैमेज मत करो, ठीक है, ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है। एग्जाम्पल हो गया, लेदर टेनरीज जो तमिलनाडु में है वो पोल्यूट करते हैं रिवर्स को काफी ज्यादा, ठीक है। तो ये एक क्या है कि एनवायरमेंटल डैमेज हो रहा है। ई वेस्ट, आप नए नए फोन बना रहे हो, जो पुराने फोन है उसको क्या है, डिस्कार्ड कर दिया जाता है, वो ई वेस्ट की कैटेगरी में आते हैं, ई वेस्ट, ठीक है। तो वो क्या है, हैवी मेटल्स हैं जो कि लैंड में इकट्ठा हो रहे हैं और टॉक्सिसिटी फैला रहे हैं, ठीक है। तो टॉक्सिसिटी इंक्रीज हो रही है लैंड में, सॉइल खराब हो रहा है। तो ये सभी चीजें जो है आपकी जिम्मेदारी बनती है प्रोड्यूसर की, कि वो जो चीजें बना रहा है उसको प्रॉपरली रिसाइकल भी करे, ठीक है। प्रोड्यूसर मस्ट अडॉप्ट सस्टेनेबल प्रैक्टिसेस, आपको सस्टेनेबल प्रैक्टिसेस इस्तेमाल करनी। अब सस्टेनेबल प्रैक्टिसेस क्या होती है, मैंने चैप्टर 1 नेचुरल रिसोर्सेज में ऑलरेडी बता दिया है कि वो प्रैक्टिस जिससे आप जो चीज बना रहे हो उससे आने वाली जनरेशन को इफेक्ट ना हो, ठीक है, एनवायरमेंटली सस्टेनेबल चीज बना रहे हो,
तो उसको सस्टेनेबल प्रैक्टिस कहेंगे। रिसाइकल कर रहे हो, इको फ्रेंडली पैकेजिंग कर रहे हो, मान लो ऐसा आपने पेपर का इस्तेमाल करा जो कि रिसाइकल हो सकता है, जो कि अगर कहीं पे पड़ा मिल गया आपको लैंड पे तो ऑल ऑटोमेटिकली डिग्रेड हो जाएगा धीरे टाइम के साथ। बट आप ज्यादा प्लास्टिक का इस्तेमाल कर रहे हो तो वो ऑटोमेटिकली डिग्रेड नहीं होगा, तो वो इको फ्रेंडली नहीं है। ठीक है, आप वेस्ट का मैनेजमेंट कर रहे हो, आप ऐसा नहीं स्लज पानी को कहीं भी बहा दे रहे हो ना, उससे जो पीने वाला पानी है वो भी इफेक्ट हो रहा है, आप एयर को पोल्यूट कर रहे हो, ऐसा मत करो। ठीक है, लेबर के प्रति आपकी क्या जिम्मेदारी है। नेचुरल रिसोर्सेज की तो बात कर ली, अब लेबर, उनके राइट्स आपको ध्यान रखने हैं कि वो टाइम टू टाइम जो काम कर रहे हैं वो एक प्रॉपर हो, ऐसा नहीं कि वो ओवर टाइम कर रहे हैं, उनकी बॉडी इफेक्ट हो रही है। फिर उनको फेयर वेज मिले, जो पैसा उनको मिलना चाहिए उनके काम का वो मिले। ठीक है, उनको वर्क प्लेस जहाँ पे वो काम कर रहे हैं, मान लो वुमेन्स हैं तो उनको सेफ लगे वहां पे काम करते टाइम, सेफ वर्क प्लेस हो, डिस्क्रिमिनेशन ना हो कि कोई ऐसी कास्ट का पर्सन है आप उसको ज्यादा पैसा दे रहे हो और जो दूसरी कास्ट का है उसको आप कम पैसा दे रहे हो, ये डिस्क्रिमिनेशन मत करो। प्रॉपरली ट्रेनिंग दो अपने लेबर को ऐसा नहीं कि ट्रेनिंग दिए बिना ही काम पे लगा दिया तो गलती होंगी। ठीक है, तो वो मत करो। फिर बेनिफिट जो है उनको भी दो, क्यों, वो काम कर रहे हैं आपके लिए तो उनको हेल्थ इंश्योरेंस तो होना चाहिए कि कभी उनकी फैमिली में कोई बीमार पड़े, वो बीमार पड़े तो उनका हेल्थ इंश्योरेंस होना चाहिए। मेटर्निटी लीव दो, अगर वुमेन्स हैं प्रेग्नेंट हैं तो उनको मेटर्निटी लीव दो, वहां पे आपको पैसा देना पड़ेगा। और टाइम टू टाइम आपको हॉलीडेज भी देनी चाहिए ताकि वो रिक्रिएट मतलब कह सकते हो कि एक अपने आप को एक थोड़ा पॉज मिले काम से और थोड़ा वो अच्छे से जब वापस आए तो अच्छे से काम कर पाए। ठीक है, आपका बिजनेस के प्रति क्या है, तो उसके लिए कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी टॉपिक है, वो गवर्नमेंट ने लॉन्च किया था, जहां पे आपको 2% अपनी पूरी वेल्थ का, ठीक है, अराउंड कितना टाइम है, टाइम पीरियड है, तो उसका आपको देना पड़ेगा पैसा, जिससे लोगों के वेलफेयर में उसका इस्तेमाल हो ठीक है, उनका इस्तेमाल हो। तो यानी कि आप सोसाइटी से ले रहे हो तो आपको सोसाइटी को देना भी है, तो आपको मस्ट गिव बैक टू द सोसाइटी, नॉट जस्ट प्रॉफिट मेकिंग। ये नहीं सिर्फ आप प्रॉफिट मेक कर रहे हो, आपको जो बना रहे हो, जो चीज बना रहे हो उससे आप पैसा कमा रहे हो, तो कुछ पैसा आप सोसाइटी को भी दो क्योंकि उनको हेल्प होगा, क्योंकि आपके बनाए हुए प्रोडक्ट से नेगेटिव इन्फ्लुएंस तो सबको मिल रहा है ना, तो वो चीज आप थोड़ा देखो। एनवायरमेंट को प्रोटेक्ट करो, ठीक है, रिस्पेक्ट करो अपने एम्प्लॉयज की, अपने कस्टमर्स की। ठीक है, इंडिया 2014 में फर्स्ट कंट्री है जहाँ पे सीएसआर लॉ को इम्प्लीमेंट किया गया 2014 में। यहाँ पे लार्ज कंपनीज जो है स्पेंड करेंगी 2% ऑफ एवरेज 3 ईयर प्रॉफिट ऑन सोशल कॉसेस। मान लो आपके 3 साल पूरे मतलब पिछले 3 साल में जो भी प्रॉफिट हुआ उसका एवरेज निकालेंगे, ठीक है, और उसका 2% जो होगा वो आप सीएसआर यानी कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के तौर पे आप लोगों को डोनेट करोगे, जो कि हेल्प होगा लोगों के लिए। ठीक है, सीएसआर के एरिया लाइक एजुकेशन में हेल्प करोगे, हेल्थ में, एनवायरनमेंट में या रूरल डेवलपमेंट में, गांव देहात वाले इलाकों को डेवलप करने में, रोड बनाने में, इसमें गवर्नमेंट वो पैसा इस्तेमाल करेगी। ठीक है, की टेकअवेज क्या निकले यहाँ से कि 4 पिलर्स है फैक्टर्स के, लैंड, लेबर, कैपिटल और एंटरप्रेन्योर, और टेक्नोलॉजी जो है वो फैसिलिटेटर है, और वो फिफ्थ फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है जो कि एफिशिएंसी और इफेक्टिवनेस लाता है। ह्यूमन कैपिटल की बात करें तो एजुकेशन, ट्रेनिंग, हेल्थ, कल्चर, ये जो है इंजन है प्रोडक्टिविटी के। ऑल द फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन जो है एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड है, अगर एक भी मिस हुआ तो इम्बैलेंस हो जाएगा, जो बैलेंस है वो बिगड़ जाएगा। ठीक है, बिजनेस में प्रोड्यूसर्स जो होते हैं वो एक रिस्पॉन्सिबल तरीके से एक्ट करें एनवायरनमेंट के प्रति भी और उनके वर्कर्स और सोसाइटी के प्रति भी। और जो इंडिया का यूथ है अगर उसको स्किल्स और टेक्नोलॉजी दे दी जाए तो वो रैपिड ग्रोथ का काफी अच्छा पोटेंशियल है। ठीक है, तो हमने जो है काफी अच्छे तरीके से जो चैप्टर है उसको समरी वाइज डिस्कस कर लिया। अब हम एनसीईआरटी की तरफ बढ़ते हैं। ठीक है, ये कुछ इमेजेस हैं जो क्या दर्शा रही हैं, प्रोडक्शन प्रोसेस को। ये क्या दर्शा रही हैं, प्रोडक्शन प्रोसेस को। ठीक है, यहाँ पे जो डिफरेंट डिफरेंट ये क्या है, पन्नी बना रहे हैं, मतलब कुछ बना रहे हैं, ये कुछ बना रहे हैं, कुछ बना रहे हैं। ठीक है, ये क्या है, सारे क्या है, प्रोडक्शन ऑफ सम गुड्स, कुछ ना कुछ गुड्स ये लोग बना रहे हैं। ठीक है ना, तो इंट्रोडक्शन की बात करते हैं। ठीक है, हैव यू एवर वंडर्ड, आपके कपड़े, आपके शूज, आपका स्कूल बैग जो है, फर्नीचर जो है, फोन है, कंप्यूटर है, एटसेट्रा, किस तरीके से बने, क्या प्रोसेस फॉलो हुआ। हर प्रोडक्ट को बनाने में एक प्रोडक्शन प्रोसेस का रोल होता है, वो प्रोडक्शन प्रोसेस के दौरान वो गुजरेगा एंड उसके बाद वो एक फाइनल प्रोडक्ट बन के निकलेगा, दिस फाइनल रीचेज यू। ठीक है, ये जो प्रोडक्शन प्रोसेस है इसमें काफी सारे रिसोर्सेस और इनपुट्स का इस्तेमाल होता है, रिसोर्सेस और इनपुट्स का जो है इस्तेमाल होगा, जिससे क्या होगा, फाइनल प्रोडक्ट बनाने में हेल्प मिलेगी। ठीक है, तो जो रिसोर्सेज होते हैं और इनपुट्स होते हैं इन प्रोड्यूसिंग गुड्स और सर्विसेज, उनको क्या कहते हैं हम, उनको कहते हैं हम
फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, उसी को हम कहते हैं हमारे फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। ठीक है, अब रत्ना वाली स्टोरी हम ऑलरेडी देख चुके हैं कि रत्ना जो है एक स्मॉल रेस्टोरेंट चलाती है जिसका नाम है पॉज पॉइंट। क्या नाम है उसका? पॉज पॉइंट, सिटी के आउटस्कर्ट में, ठीक है, यानी सिटी के बाहर थोड़ा सा। यहाँ पे हाईवे पे वो जो ट्रेवलर्स होते हैं जो आना जाना करते हैं वो क्या करते हैं, टेस्टी हाई क्वालिटी फूड के लिए पॉज पॉइंट पे रुकते हैं और यहाँ पे खाना खाते हैं। तो ये जो पॉज पॉइंट है ये ग्रो कर रहा है विद द टीम ऑफ 7 पीपल। अभी तक यहाँ पे 7 लोग काम कर रहे हैं जो असिस्ट करते हैं रत्ना को ताकि वो अपने बिजनेस को मैनेज कर पाए। जब वो स्टार्ट करती है 5 साल पहले इस बिजनेस को, शी हैड टू चूज द लोकेशन। उसको सबसे पहले फाइंड आउट करनी थी कि लोकेशन कहाँ पे मेरे को खोलना चाहिए अपना रेस्टोरेंट। फिर उसको ऑर्गेनाइज करना था मनी, पैसा, ताकि वो रेंट दे पाए उस लैंड का जहाँ पे वो खोल रही है। इक्विपमेंट चाहिए, डिफरेंट डिफरेंट जो चीजें चाहिए खाना बनाने के इस्तेमाल में, वो सब चीजें। फिर उसने क्या करा, अपने स्टाफ को हायर करा, इंग्रेडिएंट्स लाइक सब्जी वब्जी ये सब सारी चीजें जो लगती हैं वो खरीदे, एंड प्लान करा कि अपने ड्रीम को सक्सेस में किस तरीके से बदलूं। वो सारी चीजें उसने करी। ठीक है, तो बिजनेसेस जो होते हैं वो कंबाइन करते हैं क्या, कोई भी एक नया बिजनेस स्टार्ट हुआ तो वो कुछ चीजों को कंबाइन करेगा। क्या होती हैं वो? इनपुट्स या फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन को कंबाइन करेगा। और हम ऑलरेडी देख चुके हैं कि फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन कौन कौन से होते हैं। लैंड होता है, लेबर होता है। 1 सेकंड गाइस, मैं थोड़ा सा अपना वीडियो, ठीक है, लैंड होता है, लेबर होता है, कैपिटल होता है, इन सबको कंबाइन किया जाता है जिससे गुड्स या सर्विसेज इसका क्रिएशन होता है, इसका क्रिएशन होता है। विच ऑल्सो जनरेट अपॉर्चुनिटीज, ये दूसरों के लिए भी अपॉर्चुनिटी जनरेट करता है जो कि इकोनॉमिक एक्टिविटी में एंगेज होना चाहते हैं। ठीक है, लाइक लेबर को पैसे चाहिए अपना घर चलाने के लिए तो वो यहाँ पे आके काम कर सकता है। ठीक है, तो ये इकोनॉमिक एक्टिविटी में उसका रोल हो गया। तो बिजनेस क्या होता है? एक फर्म या कोई शॉप या कोई फैक्ट्री, कुछ भी हो सकता है, जो प्रोड्यूस करता है और बेचता है गुड्स को भी और सर्विसेज को भी, उसको कहते हैं बिजनेस। ठीक है, उसको कहते हैं बिजनेस। अब यहाँ पे लिखा है लेट्स एक्सप्लोर, एक स्मॉल ग्रुप बनाओ और इकोनॉमिक एक्टिविटीज को स्टडी करो जो कि आपकी लोकेलिटी में होती है। मान लो कोई सब्जी बेच रहा है, कोई दुकान खोल के राशन का सामान बेच रहा है, कुछ कुछ डिफरेंट डिफरेंट चीजें अभी देखते हैं। तो व्हाट काइंड ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज बीइंग मेड और प्रोवाइडेड, आप देखते हो तो आपको कौन कौन सी ऐसी चीजें दिखती हैं आपके एरिया में, आपके लोकेलिटी में, जो कि इकोनॉमिक एक्टिविटी में इन्वॉल्व है, मतलब कुछ काम ऐसा कर रहे हैं जिससे उनको पैसा कमाने का मौका मिल रहा है। ठीक है, तो एक स्मॉल रिपोर्ट है जो कि लता ने, आशा, मोहन और किरण ने बनाई है मिलके। ठीक है, आप अपनी रिपोर्ट भी बना सकते हो इस तरीके से देख के। तो उन्होंने देखा कि टाइप ऑफ शॉप्स, कौन कौन सी अलग अलग तरीके की दुकानें खुली हुई हैं। तो उन्होंने देखा ग्रोसरी शॉप जो राशन का सामान बेचती हैं। तो उन्होंने देखा कि हमारी जो सिटी है वहां पे कम से कम 13, ठीक है, टोटल 13 शॉप्स आर देयर जो कि राशन का सामान बेच रहे हैं। फिर गुड्स क्या क्या दे रहे हैं, वो फूड दे रहे हैं, फूड ग्रेन्स दे रहे हैं, मिल्क और ब्रेड, ये सब सामान दे रहे हैं। और वहां पर उनको क्या क्या सामान की जरूरत है, इनपुट्स क्या क्या चाहिए उनको। इनपुट्स चाहिए, पैकेज गुड्स चाहिए, लाइक चिप्स हो गया, ब्रेड हो गया, और अलग अलग तरीके की जो पैकेज मटेरियल जो मार्केट में मिलते हैं वो। फिर उनको पेरिशेबल स्टोरेज के लिए भी सामान चाहिए, लाइक अगर वो सब्जी बेच रहे हैं, मतलब कोई ऐसा सामान बेच रहे हैं, मान लो कोल्ड ड्रिंक बेच रहे हैं, ठीक है, तो उनको फ्रिज चाहिए, तो वो उसको भी रखेंगे, तो वो चीज चाहिए। फिर रेस्टोरेंट है और फूड के स्टॉल्स हैं आपके एरिया में। तो टोटल उनको देखा, उनको 8 स्टॉल्स थे। तो क्या क्या बनाते हैं वो? कुक्ड मील्स बनाते हैं, खाना देते हैं, स्नैक्स देते हैं और बेवरेजेस देते हैं। ठीक है, और उनको क्या क्या रिक्वायरमेंट चाहिए? उनको चाहिए लॉ इंग्रेडिएंट लाइक वेजिटेबल्स की जरूरत है, फ्रूट्स की, गैस की, यूटेंसिल्स की, कुक और हेल्पर की जरूरत है जिससे वो सारा सामान बना के बेचते हैं। फिर वेजिटेबल वेंडर्स हैं, वो टोटल 15 हैं। तो वो क्या देते हैं? वो फ्रेश वेजिटेबल्स और फ्रूट्स देते हैं। और उनको किस चीज की जरूरत है? उनको जरूरत है फ्रेश प्रोड्यूस बास्केट्स की, फ्रेश प्रोड्यूस की बास्केट्स की, और वेइंग जो जिससे वेट करते हैं बट्टा, वो या मशीन चाहिए, वो स्केल की और रेडी की चाहिए जो इधर उधर लेके वो जा सकते हैं। ठीक है, या स्टॉल लगा सकते हैं वो। ठीक है, फिर मोबाइल की रिपेयर की शॉप है, तो वो कितनी है? 4 हैं। तो वहां पे वो आपको क्या सर्विसेज देते हैं? वो देते हैं आपको मोबाइल रिपेयर, मोबाइल एक्सेसरीज। और वहां पे उनको क्या क्या चाहिए? उनको चाहिए टूल्स, उनको स्पेयर पार्ट्स चाहिए, उनको नॉलेज और स्किल्स होनी चाहिए कि वो फोन बनाने का तरीका जो है, ठीक है, कंपोनेंट्स को और उसके फंक्शन समझने आने चाहिए। सैलॉन्स में जाते हो तो वहां पे 3 सैलॉन्स आपको उनके एरिया में दिखे उनको। तो हेयर कट, ग्रूमिंग, ब्यूटी सर्विसेज वो लोग प्रोवाइड करते हैं। और उनको क्या क्या चाहिए?
उनको सीजर्स चाहिए, उनको क्रीम चाहिए, ब्यूटी के प्रोडक्ट्स चाहिए, वाटर चाहिए, इलेक्ट्रिसिटी चाहिए। तो इस तरीके से रिपोर्ट आप भी अपने एरिया की बनाओ और डिस्कस करो क्या क्या है। ठीक है, यही सारी चीजें यहाँ पे लिखी हुई हैं। तो इकोनॉमिक्स में ठीक है, जो इनपुट्स होते हैं उनको प्रोडक्शन प्रोसेस में इस्तेमाल करते हैं, जिससे उनको कहते हैं फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। और ये 4 तरीके के होते हैं, एक होता है लैंड, एक होता है लेबर, होता है कैपिटल, और एक होते हैं एंटरप्रेन्योरशिप। तो जो टेक्नोलॉजी होती है वो भी एक फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है आज के टाइम पे, बिकॉज वो क्या है, वो एक फैसिलिटेटर के तौर पे काम कर रही है। फैसिलिटेटर यानी पुश कर रही है उस प्रोडक्शन प्रोसेस को आगे की तरफ, फ्यूचर की तरफ फैक्टर। और एक क्रूशियल फैक्टर है जो बिजनेस को अनेबल करेगा कि प्रोड्यूस कर पाए गुड्स विद सेम और फ्यूअर इनपुट्स, लेकिन ज्यादा प्रोड्यूस कर पाए। तो लेट्स लर्न मोर अबाउट दीज इनपुट्स इन सेक्शंस। तो अब बात करेंगे हम फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन की। ठीक है, तो अब बात करेंगे लैंड की, जो कि एक नेचुरल रिसोर्स है। तो जो वर्ड लैंड है वो इकोनॉमिक्स में एनकम्पास करता है। ठीक है, ये सिर्फ जियोग्राफिकल लैंड नहीं है बट एक नेचुरल रिसोर्स भी है। लाइक सॉइल है, फॉरेस्ट है, वाटर है, एयर है, सनलाइट है, मिनरल्स, ऑयल, नेचुरल गैस, ये सभी चीजें जो हैं, ये सभी चीजें कंसिस्ट करती हैं ऑफ नेचुरल रिसोर्स। ठीक है, बिकॉज हम लोग इसको खुद नहीं बना सकते, ये तो नेचर में ऑलरेडी प्रेजेंट है। तो रिकलेक्ट करना ऑन द चैप्टर ऑन नेचुरल रिसोर्सेज एंड देयर यूज, जो फर्स्ट चैप्टर हमने किया था, जहां पे हमने डिस्कस किया कि डिफरेंट टाइप्स ऑफ रिसोर्सेज प्रेजेंट हैं यहाँ पे, और वो हमारे क्या है, नेचर की गिफ्ट है हम लोगों को टू अस, एंड हाउ वी यूज देम। अब हमें उसका इस्तेमाल किस तरीके से करना है वो हमारे ऊपर है। तो बिजनेसेस क्या करते हैं, या तो बड़ी बड़ी लैंड्स को परचेज कर लेते हैं या उनको रेंट पे ले लेते हैं, ताकि उस पे वो कुछ ना कुछ प्रोडक्शन कर पाए। ठीक है, तो लेबर जो है ह्यूमन रिसोर्स है। ठीक है, लेबर जो है एसेंशियली जो है एक प्रोडक्शन में हेल्प करती है बाय इन्वॉल्विंग इटसेल्फ। या तो वो अपने स्किल्स दे रहे हैं या तो अपने लेबर दे रहे हैं। ठीक है, इन्वॉल्विंग फिजिकल और मेंटल एफर्ट। लाइक कोई कंप्यूटर पे बैठ के हिसाब कर रहा है तो वो एक मेंटल एफर्ट लगा रहा है, थोड़ा बहुत फिजिकल एफर्ट लगा रहा है। और मान लो कोई एक सामान पर्सन जो है सामान को यहाँ से वहां शिफ्ट कर रहा है तो वो एक फिजिकल एफर्ट है। कारपेंटर हो गया, फार्मर हो गया, कंस्ट्रक्शन वर्कर्स हो गए, टीचर्स, डॉक्टर्स, सब लोग अपना फिजिकल स्ट्रेंथ और अपनी नॉलेज का इस्तेमाल करके, अपने स्किल का इस्तेमाल करके काम को आगे बढ़ा रहे हैं। तो आप बोलोगे स्किल क्या होता है? स्किल जो है एक एबिलिटी होती है जिससे वो एक्टिविटी और जॉब जो है अच्छे तरीके से होती है, वेल विद प्रैक्टिस एंड ट्रेनिंग। उसके साथ जो चीज करते हैं उसको हम कहते हैं स्किल। ठीक है, उसको हम कहते हैं स्किल। ठीक है, तो एवरीवन जो है कंट्रीब्यूट करता है डिफरेंटली, हर पर्सन जो है हर कंट्रीब्यूशन करता है फिजिकल प्रोडक्शन प्रोसेस में अलग अलग तरीके से, डिफरेंटली अपने वर्क के तरीके से। या तो गुड्स को हेल्प करता है क्रिएट करने में, या सर्विसेज देता है जो कि जरूरत है किसी भी सोसाइटी को। ठीक है, तो अब हम देखते हैं कि लोग किस तरीके से एक रिसोर्स हैं, पीपल एज अ रिसोर्स। ठीक है, तो हम देखते हैं ह्यूमन बींग्स जो हैं वो काफी की रोल प्ले करते हैं किसी भी इकोनॉमिक एक्टिविटी में, चाहे कोई भी इकोनॉमिक एक्टिविटी हो उसमें वो की रोल प्ले करते हैं। और प्रोडक्शन प्रोसेस में भी क्या करते हैं, वो किस तरीके से हेल्प करते हैं, अपनी नॉलेज का इस्तेमाल करते हैं, अपनी स्किल्स का इस्तेमाल करते हैं, अपनी डिसीजन मेकिंग एबिलिटीज का इस्तेमाल करते हैं कि क्या बनाना चाहिए, क्या बनाना चाहिए, किस तरीके से बनाना चाहिए, जिससे वो गुड्स को जो क्रिएट करते हैं, सर्विसेज को क्रिएट करते हैं। ठीक है, तो फॉर एग्जाम्पल एक पुलिस ऑफिसर जो है वो लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करता है बाय अपनी स्किल। ठीक है, अपना जो ट्रेनिंग मिली है उसको इस्तेमाल करके। एक साइंटिस्ट जो है वो नई नई टेक्नोलॉजीज को इन्वेंट करता है। एक शेफ जो है वो नए नए तरीके के खाने बनाता है, न्यू रेसिपीज को फाइंड करता है। तो यहाँ पे उनको एक सेट ऑफ नॉलेज और स्किल की जरूरत है ताकि वो अपने टास्क को अच्छे से परफॉर्म कर पाए। ऑफ कोर्स दे मस्ट बी डेडिकेटेड टू देयर वर्क ऑल्सो। अपने वर्क के प्रति उनको डेडिकेशन जरूरी है, डेडिकेशन जरूरी है जो भी वो वर्क कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखो वर्कर जो है टी प्लांटेशन में काम कर रहा है। ठीक है, तो इसको स्किल होने चाहिए किस तरीके से टी प्लांटेशन में काम करना है, किस तरीके से पत्ते तोड़ने हैं। ठीक है, टी का पत्ता तोड़ना है, वो सब चीजें। यहाँ पे केमिकल इंजीनियर है, वो डिफरेंट डिफरेंट केमिकल्स का इस्तेमाल करके चीजें बना रहा है। ये कारपेंटर है, फर्नीचर बना रहा है। ये सॉफ्टवेयर डेवलपर है, कोडिंग का इस्तेमाल करके चीजें बना रहा है। ठीक है, सॉफ्टवेयर बना रहा है। तो गुड जॉब करने के लिए उनको डेडिकेशन होना जरूरी है। जो वर्ड यहाँ पे हम सुनते हैं लेबर, ये रेफर्स टू फिजिकल और मेंटल दोनों ही एफर्ट जो इस्तेमाल करते हैं प्रोडक्शन में, उनको लेबर कहते हैं। हाउएवर जो ह्यूमन कैपिटल है रेफर्स टू द स्पेशलाइज्ड स्किल्स, नॉलेज, एबिलिटीज और एक्सपर्टीज जो जरूरत पड़ती है किसी भी काम को करने में। ठीक है, वो भी लेबर का पार्ट है।
तो ह्यूमन कैपिटल इज नॉट जस्ट द बेसिक एफर्ट ऑफ लेबर, लाइक आप मेंटल एबिलिटी लगा रहे हो, एफर्ट लगा रहे हो, उसके अलावा वाली जो चीजें होती है ना, वो ह्यूमन कैपिटल का पार्ट होती है। लाइक आपकी नॉलेज, आपकी स्किल्स का इस्तेमाल करना ह्यूमन कैपिटल का पार्ट होता है। वो क्वालिटी, वो एफिशिएंसी के साथ काम करना, उसको हम कहेंगे ह्यूमन कैपिटल। तो फैसिलिटेटर्स जो होते हैं ना ह्यूमन कैपिटल के, वो कौन कौन से होते हैं? वो होता है पहला तो एजुकेशन। अगर आपने अच्छी एजुकेशन ली है, आपने अच्छी ट्रेनिंग ली है, तो आप काम अपना बहुत अच्छे से कर पाओगे। एजुकेशन जो है हेल्प करेगा इंडिविजुअल को कि वो अच्छी नॉलेज गेन करें, स्टार्ट करें अपने बेसिक लिटरेसी के साथ, फिर एक्सटेंड करें टू द एक्सपर्ट लेवल। पहले स्टार्ट करोगे सिंपल, फिर एक्सपर्ट तक जाओगे, ठीक है, स्पेसिफिक फील्ड में, जो भी आप फील्ड में हो। लाइक यहाँ पे ट्रेनिंग मिल रही है, यहाँ पे ट्रेनिंग मिल रही है, ठीक है। तो व्हाट यू लर्न इन स्कूल, आप जो अब यहाँ पे पढ़ रहे हो, ये धीरे धीरे आपकी नॉलेज को बढ़ाएगा। फिर धीरे धीरे बड़ी क्लासेस में जाओगे और नॉलेज इकट्ठा करोगे, फिर प्रैक्टिकल करोगे, फिर क्या होगा, आप एक स्किल्ड पर्सन के तौर पे जाने जाओगे। तो ये एनरिचेस करेगा, स्कूल जो है एनरिच करेगा आपकी नॉलेज को और प्रिपेयर करेगा आपको फ्यूचर के लिए, ताकि आप रियल वर्ल्ड सॉल्यूशंस प्रोवाइड कर पाओ। कभी कोई फ्यूचर में जाके आपको कोई ऐसी सिचुएशन मिलती है जो रियल वर्ल्ड में है, तो उसको सॉल्व किस तरीके से करना है प्रॉब्लम को, वो आपको हेल्प करेगा। मान लो एक सिविल इंजीनियर है, उसने पढ़ाई कर ली, अच्छे से कर ली सिविल इंजीनियर ने, उसने प्रिंसिपल समझ लिए, डिजाइन समझ लिए, उसने समझ लिया कौन कौन सा मटेरियल इस्तेमाल कर सकता हूँ बिल्डिंग बनाने में, इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने, रोड बनाने में, ब्रिज बनाने में। और जब एक्चुअली में उसके पास वो टास्क आएगा तो वो अच्छे से कर पाएगा, बिकॉज उसके पास इन सब चीजों की अच्छी सी नॉलेज है, ठीक है। तो जो चैलेंजेस होते हैं ना, वही आपको आगे स्ट्रांग बनाते हैं, का टेस्ट होते हैं जो आपने पढ़ा है। तो लाई इन क्रिएटिंग ड्यूरेबल, कॉस्ट एफिशिएंट और इको फ्रेंडली सॉल्यूशंस, ठीक है। ये अचीव होता है ट्रेनिंग के, अगर आपने अच्छी ट्रेनिंग ली है तो वो आपको जरूर हेल्प करता है। लाइक आपने कंस्ट्रक्शन साइट्स पे गए और आप ऑब्जर्व करो कि वो किस तरीके से काम कर रहे हैं, ठीक है। आप किसी टेस्टिंग मटेरियल वाली शॉप पे जाओ या केमिकल जो टेस्ट करते हैं उनके पास जाओ, अंडरस्टैंड करो कौन कौन से वो सेफ्टी प्रोसीजर का इस्तेमाल कर रहे हैं। हैंड्स ऑन एप्लीकेशन, आप कहाँ कहाँ हाथ लगा रहे हो, कहाँ कहाँ मशीन का इस्तेमाल कर रहे हो। तो ये सभी चीजें जो है ट्रेनिंग का पार्ट है, ये सभी चीजें ट्रेनिंग का पार्ट है। तो एजुकेशन के साथ और ट्रेनिंग के साथ इंडिविजुअल जो है प्रिपेयर करता है टू एक्सेल इन देयर कैरियर, जो भी वो कैरियर कर रहे हैं उसमें वो एक्सेल कर पाएंगे। तो ट्रेनिंग जो है इट इज द प्रोसेस ऑफ लर्निंग रिक्वायर्ड स्किल्स टू डू अ पर्टिकुलर जॉब और एक्टिविटी। किसी भी काम को करने के लिए हमें जो रिक्वायर्ड क्या कह सकते हैं लर्निंग की जरूरत है, उसको हम स्किल कहते हैं, ट्रेनिंग कहते हैं। और कॉग्निटिव रेफर्स टू आपका जो मेंटल एबिलिटी इस्तेमाल कर रहे हो, प्रोसेस ऑफ लर्निंग, नोइंग एंड अंडरस्टैंडिंग, वो कॉग्निटिव का पार्ट बनता है। अब बात करेंगे हेल्थ केयर की, ठीक है। तो गुड हेल्थ जो है कॉग्निटिव डेवलपमेंट में हेल्प करती है। अगर आप अच्छे हेल्दी हो तो आपका माइंड अच्छे से चलेगा, आप अच्छे से वर्क कर पाओगे। अगर आप बीमार हो तो आपका मन नहीं लगेगा काम में ना, ठीक है। तो हेल्थ केयर जो है काफी इंपॉर्टेंट फैक्टर है। ये अलाउ करेगा कि आपके जो चिल्ड्रन हैं वो अच्छे से स्कूल जाएं रेगुलरली और अच्छी तरीके से, बेटर तरीके से वर्क करें, मतलब बेटर तरीके से चीजों को समझें। क्योंकि अगर न्यूट्रिशनल जो उनकी न्यूट्रिशन है वो पूरे होंगे तो वो अच्छे से कॉग्निटिव एबिलिटी डेवलप कर पाएंगे। तो सिमिलरली जो वर्कर्स होते हैं आर एबल टू गिव देयर बेस्ट, उनको अपना काम में बेस्ट देना होता है, फिजिकली भी और मेंटली भी। तो व्हेन दे आर ऑफ साउंड बॉडी, अगर उनका बॉडी अच्छा है, साउंड है, मतलब हेल्दी है वो, तो दे आर एबल टू डू मोर, कम समय में ज्यादा अच्छा काम कर पाएंगे, क्रिएटिव काम करेंगे एंड डू नॉट हैव टू अवे विद द वर्क ड्यू टू इल हेल्थ, और उनको बार बार छुट्टी लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। सोशल और कल्चरल इन्फ्लुएंस भी काफी ज्यादा होता है। एक कल्चर ऑफ हार्ड वर्क आपको हमेशा प्रमोट करेगा कि आप फ्यूचर में भी हार्ड वर्क करो। अगर आपका एंशिएंट कह सकते हैं कल्चर आपको वहाँ पे हमेशा से आप ये सीखते आए हो कि हार्ड वर्क करने से हम काम अच्छा कर पाएंगे, तो वो भी आपको एक तरीके से सपोर्ट करेगा आपके एक अच्छे काम करने में, कंटिन्यूस इंप्रूवमेंट करने में और एंडेवर करने में, जो भी आप थिंग्स कर रहे हो अपनी कंट्री के लिए, ठीक है, जाकि वो आपकी कंट्री मूव फॉरवर्ड हो। एक जैपनीज कंसेप्ट है केजन का, जो हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है, कि जहाँ पे कंटिन्यूस इंप्रूवमेंट जो है आपको हेल्प करेगा कि आप बिगर गोल को अचीव कर पाओ। द कंसेप्ट हैज बीन अप्लाइड इन जापान सिंस मिड 1940s, और ये हेल्प करता है जापान को कि वो हायर स्टैंडर्ड्स ऑफ लिविंग अचीव कर पाए अपने लोगों के लिए। उसी तरीके से जर्मन वर्क है और एथिक का काम करने का है कि वो डूपली रोटेड है अपनी उनकी कल्चरल हिस्ट्री में। तो जर्मनी इज रिनोन्ड फॉर इट्स हाई क्वालिटी इंडस्ट्रियल आउटपुट। वो क्या करते हैं, इंडस्ट्रियल आउटपुट जो भी बनाते हैं वो काफी ज्यादा हाई क्वालिटी का होता है। तो दे प्लेस अ हाई वैल्यू, ज्यादा मतलब ज्यादा वो कहते हैं कि इंपॉर्टेंस देते हैं ऑन पंचुअलिटी, ऑन अटेंशन टू डिटेल और क्वालिटी पे। कौन कौन सी चीजों पे वो देते हैं, पंचुअलिटी पे, अटेंशन टू डिटेल पे और क्वालिटी पे। तो ये सभी चीजों पे वो जब फोकस करते हैं तो वो
और अच्छे से काम कर पाते हैं। तो ये जो क्वालिटीज हैं ह्यूमन कैपिटल की, जो कंट्रीब्यूट करते हैं उनके राइज में एज अ ग्लोबल लीडर इन टेक्नोलॉजी और मैन्युफैक्चरिंग। ठीक है, तो जर्मनी को ये सब हेल्प कर रहा है, जापान को। तो ऐसे कई एग्जाम्पल है जो उनके सोशल और कल्चरल इन्फ्लुएंस से आते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे लिखा है कि लेट्स डू ए स्मॉल एक्सपेरिमेंट। एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट करते हैं। 10 वर्किंग एडल्ट्स अपने फैमिली में जो नेबरहुड में उनका लिस्ट बनाओ और उनसे पूछो कि वो अपने कल्चर का बताएं कि किस तरीके से उनका जो कल्चर है उनका, वो उनके वर्क प्लेस में हेल्प करता है। ठीक है, कल्चर हेल्प करता है उनके वर्क प्लेस में। और शेयर नोट्स अपने क्लासमेट के साथ, और आपने क्या सीखा वो आप समझो। ठीक है, In tapestry of the parts, you have seen examples of the art, architecture in India across several centuries. तो हमने जो हमारा जो हिस्ट्री वाला पोर्शन था चैप्टर क्लास 8 का, ठीक है, उसमें हमने डिफरेंट डिफरेंट आर्ट आर्किटेक्चर्स के बारे में समझा, और ये समझा कि किस तरीके से वो एक तरीके से आपको कह सकते हो कि पुश करते हैं कि आप उस फील्ड में और अच्छा करो आज के टाइम पे भी। ठीक है, तो ये सभी जो फैक्टर्स हैं ये अनेबल करते हैं जो क्रिएटर्स होते हैं कि वो अपने हाई लेवल्स ऑफ एक्सीलेंस को अचीव करें बाय टेकिंग इंस्पिरेशन फ्रॉम दीज स्टोरीज। ठीक है, अब कुछ चैलेंजेस भी होते हैं ह्यूमन कैपिटल को। क्या क्या चैलेंजेस होते हैं? हमारा नेशन जो है काफी लॉन्ग वे है वेरियस एस्पेक्ट्स ऑफ ह्यूमन कैपिटल सिंस इंडिपेंडेंस। इंडिपेंडेंस के बाद हमने काफी अच्छा इंप्रूवमेंट करा है, ग्रोथ करा है। तो लिटरेसी एक कॉमन कह सकते हो कि चैलेंज है कि काफी लोग अभी भी लिटरेट नहीं है। एक इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक है जो कि पॉपुलेशन में मिसिंग है, एंड अगर ये आ जाए तो उनकी स्किल्स और उनकी प्रोडक्टिविटी में बहुत ज्यादा हेल्प करेगा। तो एडल्ट लिटरेसी जो इंडिया में है वो 85% है मेल्स के लिए और 70% है फीमेल्स, अकॉर्डिंग टू द 2023 वर्ल्ड बैंक एस्टिमेट्स के हिसाब से। तो डिस्पाइट प्रोग्रेस इन मेनी एरियाज, काफी एरियाज में जो है प्रोग्रेस है, इंडिया अभी भी फेस करता है काफी प्रॉब्लम्स इन डेवलपिंग अ गुड ह्यूमन कैपिटल। ह्यूमन कैपिटल गुड कब होगा? जब वो अच्छे से लिटरेट होंगे, अच्छे से स्किल्स होंगे, अच्छी सारी चीजें पता होंगी, तो ही वो एक गुड ह्यूमन कैपिटल के उसमें काउंट करी जाएगी। तो प्रोडक्टिविटी तो आपको पता ही कि एबिलिटी की आप ज्यादा से ज्यादा प्रोड्यूस कर पाओ कम से कम टाइम में। और एडल्ट लिटरेसी मतलब जो कि 18 ईयर्स से ज्यादा की एज के हैं, वो कितने लोग पढ़े लिखे हैं। ठीक है, बेसिक पढ़ पाते हैं, परसेंटेज ऑफ पीपल एज 15 एंड अबव who can read and write with understanding of short simple statement about their everyday life। तो एडल्ट लिटरेसी जो है वर्ल्ड बैंक के हिसाब से 15 इयर्स एडल्ट माना जाता है, इंडिया में 18 माना जाता है, बट अप्रोक्सीमेटली आइडिया लेते हैं कि वो लोग जो रीड कर सकते हैं किसी भी चीज को, चाहे अपनी हिंदी या इंग्लिश जो भी लैंग्वेज है, और या डिफरेंट डिफरेंट जो भी लैंग्वेज है, उसको रीड कर सकते हैं, राइट कर सकते हैं, और सिंपल स्टेटमेंट में बता भी सकते हैं, वो एक लिटरेट पर्सन के नाम पे मतलब कहला जाएगा। ठीक है, लिटरेट पर्सन की कैटेगरी में आ जाएगा। इकोनॉमिक सर्वे 2024 के हिसाब से 65% जो पीपल हैं इंडिया में वो 35 ईयर्स से कम है। 65% पीपल आर 65 एक सेकेंड 65% पीपल आर लेस देन 35 ईयर्स ऑफ एज। तो ये क्या दर्शा रहा है कि 65% यानी यंग एज पॉपुलेशन। आपकी जो पॉपुलेशन है इंडिया की वो बहुत ज्यादा यंग है, वो बहुत ज्यादा वर्किंग एज है। ठीक है, क्योंकि बूढ़े लोग कम काम करते हैं, जब जवान लोग ज्यादा काम करते हैं, तो वर्किंग एज क्या है? ज्यादा होगी, क्योंकि वर्किंग मतलब ज्यादा काम कर पाओगे यंग एज में। इसका मतलब है कि इंडिया के पास यंग प्रोडक्टिव पॉपुलेशन है जो कि हेल्प करेगी कंट्री को कि वो बेनिफिट कर पाए अपने डेमोग्राफिक डिविडेंड को। डेमोग्राफिक डिविडेंड मतलब पॉजिटिव साइड कहते हैं डेमोग्राफिक डिविडेंड को, कि ये जो कम ज्यादातर पॉपुलेशन है 35 साल से कम है, वो एक डेमोग्राफिक डिविडेंड है, वो एक पॉजिटिव चीज है हमारे लिए। डेमोग्राफिक डिविडेंड रिफर्स टू बेनिफिट ऑफ अ कंट्री गेट्स जब उसकी पॉपुलेशन यानी लार्ज नंबर ऑफ यंग पीपल जो है यंग हैं और वर्किंग है। व्हेन मोर पीपल आर वर्किंग, जब ज्यादा लोग काम करेंगे तो ज्यादा अर्न करेंगे, और अगर कम लोग उन पे डिपेंड करेंगे, ठीक है, द कंट्री कैन ग्रो बिजनेसेस, इंप्रूव लिविंग स्टैंडर्ड्स। ज्यादा लोग काम करेंगे तो ज्यादा पैसा कमाएंगे, फिर उनके ऊपर जो डिपेंडेंट वाली पॉपुलेशन है, लोग ओल्ड एज पॉपुलेशन या छोटे बच्चों वाली पॉपुलेशन, वो कम होगी डिपेंडेंट पे। ठीक है, टू टेक एडवांटेज, इस पोटेंशियल का एडवांटेज लेने के लिए इंडिविजुअल्स को उनके पास क्या होना चाहिए? उनके पास एजुकेशन होनी चाहिए, क्वालिटी एजुकेशन होनी चाहिए, हेल्थ होनी चाहिए, अच्छी ट्रेनिंग मिली हो, स्किल मिला हो, जो कंट्रीब्यूट करेगा नेशन की प्रोग्रेस में। तो हम और ज्यादा सीखेंगे अपने
नेक्स्ट चैप्टर्स में जब हम डेमोग्राफिक्स की बात करेंगे, अगर कोई 8th क्लास की सेकंड बुक आती है तो फिर उसमें हम देखेंगे, अभी तक तो 7 चैप्टर्स हैं, ठीक है। तो आज के टाइम पे वास्ट जो वैरायटी ऑफ जॉब्स हैं, वहां पे डिफरेंट काइंड्स ऑफ स्किल्स की जरूरत पड़ती है, ठीक है। इंडिया हैज अ रिच लेगेसी ऑफ स्किल बेस्ड नॉलेज सिस्टम और वर्कमैनशिप। स्किल बेस्ड नॉलेज सिस्टम और वर्कमैनशिप जो है इंडिया के अंदर आज है, ठीक है। इंडिया की एशियंट स्किल हेरिटेज के बारे में अगर बात करें, इंडिया की एशियंट स्किल हेरिटेज की, तो एशियंट इंडियन वर्कर्स जो हैं, वर्क वाज फ्रॉम ऑफ एक्सप्रेसिंग देयर नेचर एंड स्ट्राइविंग फॉर परफेक्शन और ऑफरिंग टू द डीटी और द रिसीवर एज द केस में बी। यानी कि वो अपने काम को इस तरीके से करते कि वो एक अपने भगवान को कुछ अर्पण कर रहे हो, डिवोशन कर रहे हैं, ठीक है। तो इट हैड टू बी क्रिएटेड और डन विद डिवोशन। आप काम को इस तरीके से कर रहे हो कि आप पूजा कर रहे हो, बिकॉज आप प्रॉपरली उसमें ध्यान दे रहे हो और उसको वन बाय वन मतलब प्रोसेस बाय प्रोसेस अच्छे से कर रहे हो। जो टूल्स आप यूज कर रहे हो, टेक्नोलॉजी आप कर रहे हो, आप उसकी पूजा कर रहे हो। ये ट्रेडिशन जो है विश्वकर्मा पूजा के नाम से जाना जाता है और अयुत पूजा के नाम से भी जाना जाता है। सो जो क्रिएट करना प्रोडक्ट्स इन्वॉल्व यूनिक बैंड ऑफ कला आर्ट। आप डिफरेंट डिफरेंट कलास आर्ट्स का इस्तेमाल कर रहे हो और अपनी विद्या अपनी नॉलेज का इस्तेमाल करके वो सामान बना रहे हो, ठीक है। तो नॉलेज जो है वो पास होती है एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में, फ्रॉम जनरेशन टू जनरेशन। और इससे क्या होता है, ये बिल्ट होती रहती है आगे। तो जो शिल्प शास्त्रार्थ है एक एंशिएंट टेक्स्ट है जो कंटेन करता है डिजाइन, डिटेल डिजाइन और गाइडलाइंस और स्कल्पचर्स के बारे में, ठीक है। पेंटिंग्स के बारे में, बिल्डिंग्स के बारे में, वुडन आइटम्स के बारे में, ठीक है, और ज्वेलरी बनाने वालों के बारे में। तो फॉर एग्जांपल अगर टेक्स्ट जो है स्कल्पचर के ऊपर प्रिस्क्राइब करते हैं एग्जैक्ट स्पेसिफिकेशंस की कैसे कैसे बनाना है, रिगार्डिंग पॉस्चर, कलर क्या इस्तेमाल करना है, मेजर क्या इस्तेमाल करना है, कौन कौन से प्रोपोर्शन में फिगरिंग्स का इस्तेमाल करना है, तो काफी अच्छा एक आर्ट वर्क क्रिएट करके आपको देगा, ठीक है। तो ये जो एंशिएंट स्किल है ये हमारा एक हेरिटेज है और ये हमें हमें प्रॉपर इस्तेमाल करना चाहिए ताकि हम ज्यादा से ज्यादा अच्छे प्रोडक्ट्स बना पाए और ग्रो कर पाए। अब हमें ये मिस नहीं करना कि जनरेशंस ऑफ फैमिलीज ऑफ स्कल्पचर हैव वर्कड ऑन कंस्ट्रक्शन इंडिया टेम्पल ओवर सेंचुरीज। हम देखते हैं कि काफी सारे जो शिल्पकार हैं जो पत्थर पे मूर्तियां बनाते हैं, स्कल्पचर्स बनाते हैं, उन्होंने काफी उनकी जनरेशन, उनकी ओल्ड एंसेस्टर्स ने क्या करा है, काम करे हैं पुराने पुराने मंदिर बनाने में, अच्छे अच्छे इस पे डिजाइन बनाने में। और वो जो हेरिटेज है वो पास ऑन होती रही जनरेशन जनरेशन। दे यूज देयर स्किल्स विदाउट एक्सपेक्टिंग टू सी द फिनिश्ड आउटकम्स। अपने स्किल्स का इस्तेमाल करते हैं विदाउट बीइंग, उनको पता नहीं होता क्या बन के निकलेगा, लेकिन वो अपने स्किल्स का इस्तेमाल करते हैं। एक्सीलेंस का कंसीडर करते हैं वर्क को एज अ वर्शिप बाय प्रैक्टिसिंग रेगुलरली और नई नई टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करना सीखते हैं, ठीक है। तो ये सब चीजें हमें सिखाती हैं कि हमारा एंशिएंट हेरिटेज भी कुछ कम नहीं है और वो हमें आगे किस तरीके से अपने स्किल्स को प्रमोट करना है उसको और बढ़ाना है अपने प्रोडक्शन प्रोसेस में, उसमें हेल्प करने में मदद करता है। स्टिच्ड शिप बिल्डिंग, तो मैंने बोला था कि वो हम केस स्टडी आएगी तो देखेंगे। इंडिया जो है एक यूनिक स्टिचिंग टेक्निक का इस्तेमाल कर रहा है काफी सालों से, फ्रॉम 2000 साल पहले से, जिससे वो शिप्स और बोट्स को बनाता है, जो को कंडक्ट हेल्प करता है कंडक्ट करने में मैरीटाइम ट्रेड में या कल्चरल एक्सचेंज में इंडियन ओशन में, ठीक है। इंडियन ओशन में एक जगह से दूसरी जगह जाना है तो आपका बोट का इस्तेमाल करना पड़ेगा अगर आप पानी के थ्रू जाओगे, या शिप्स का, ठीक है। तो वो एक मेथड का इस्तेमाल करते हैं जिसका नाम है स्टिच्ड शिपिंग, शिप बिल्डिंग। तो ये टेक्निक जो है इन्वॉल्व करती है स्टिचिंग ऑफ वुडन प्लैंक्स। आपने वुडन प्लैंक्स को बांधा, स्टिच करा टुगेदर यूजिंग द कॉर्ड इंस्टेड ऑफ नीड्स। कील का इस्तेमाल ना करते हुए कॉर्ड्स का इस्तेमाल करा, जिससे वो फ्लेक्सिबल बनेंगे और हेल्प करेंगे शिप को नेविगेट करने में इंडियन ओशन में काफी इजी तरीके से। तो ये रिक्रिएशन है एक 5th सेंचुरी शिप्स का, ये देखो ये, ठीक है। तो एक ये एक प्राइम एग्जांपल है कि हम पुराने तरीके से इस्तेमाल करके आज भी किस तरीके से नई चीजों को बना सकते हैं। अब हमारा नेक्स्ट है लैंड हो गई, लेबर हो गई, अब कैपिटल की बात करते हैं कि जो बिजनेस है वहां पे कैपिटल यानी पैसा, पूंजी की जरूरत पड़ती है या एसेट की जरूरत पड़ती है। तो यहाँ पे मॉनेटरी रिसोर्स भी हो सकता है और एक ड्यूरेबल एसेट जैसी मशीनरी हो गई, अच्छे अच्छे टूल्स हो गए, इक्विपमेंट्स हो गए, व्हीकल्स हो गए, वेंडिंग कार्ड्स हो गए, कंप्यूटर, शॉप्स, फैक्ट्रीज, ऑफिस बिल्डिंग, सब चीजें डे टू डे ऑपरेशंस में हेल्प करती हैं। जिस तरीके से रत्ना जो है उसको पैसे की जरूरत थी तो अपनी वो पर्सनल सेविंग लेती है, मतलब लैंड को लीज पे लेती है, किराए पे लेती है, मतलब लीज होता है कुछ सालों के लिए ले लेना, उसके बदले पैसे देना। और फर्नीचर बाय करना, किचन इक्विपमेंट बाय करना, ये सभी क्या है, एक कैपिटल है। तो ये आर कॉल्ड कैपिटल। मनी
प्लस ह्यूमन मेड रिसोर्सेज आर यूज्ड टू बी प्रोड्यूस गुड्स एंड सर्विसेज। ठीक है, मनी भी और ह्यूमन मेड गुड्स जो हैं उन दोनों को कंबाइन करके हम कैपिटल को कंसिडर करते हैं। तो कैपिटल जो इकोनॉमिक्स में है, कोई भी ऐसा एसेट, चाहे वो फिजिकल हो या फाइनेंशियल हो, जो कि हेल्प करेगा किसी भी गुड या सर्विस को बनाने में, वो कैपिटल है। ठीक है, कोई भी ऐसा एसेट, कोई भी ऐसी फिजिकल और कह सकते हो कोई भी ऐसा एसेट जो हेल्प करेगा फिजिकल और फाइनेंशियली इन प्रोड्यूसिंग गुड्स और सर्विसेज, वो हमारा कैपिटल है। तो कैपिटल क्या है? एसेंशियल है मैन्युफैक्चर करने में। मैन्युफैक्चरिंग यूनिट, कोई सामान बनाने वाली यूनिट है, फैक्ट्री है, उसमें कैपिटल की जरूरत पड़ती है। या कोई सर्विस सेक्टर है, वहां पे कंप्यूटर की जरूरत पड़ेगी, अलग अलग चीजों की जरूरत पड़ेगी। तो ये वेयर डू बिजनेस गेट दिस कैपिटल? लोगों को, यानी जो बिजनेसेस होते हैं बड़े बड़े, उनको कैपिटल कहाँ से मिलती है? यहाँ पे देखो मशीन है, गाड़ियां बन रही हैं मशीन के थ्रू, यहाँ पे लोन दे रही है बैंक, तो ये भी एक सर्विस प्रोवाइड कर रही है। ठीक है, तो जो लोन का पैसा दे रही है वो कैपिटल है। तो पर्सनल सेविंग हो गई, फैमिली और फ्रेंड से आपने उधार ले लिया फंड्स, सपोर्ट कर, किसी ने इंडिविजुअल सपोर्ट कर दिया ताकि आपका बिजनेस स्टार्ट हो पाए। जस्ट एज रत्ना ने क्या करा था, अपने बिजनेस को स्टार्ट करा था। हाउएवर जो फंड्स होते हैं, पैसा होता है, वो इनसफिशिएंट थे रत्ना के लिए बिजनेस स्टार्ट करने में, तो उसने लोन लिया बैंक से ताकि जो अपना उसका कमी, पैसा की कमी हो रही है, वो उसको फुलफिल कर पाए। उसके ऊपर उसने इंटरेस्ट पे करा, जो भी उसने लोन लिया तो उसके ऊपर उसको ब्याज तो देना पड़ेगा ना, क्योंकि उसने पैसा उधार पे लिया है तो बैंक को नुकसान हो रहा है, तो उसके ऊपर उसको इंटरेस्ट देना पड़ता है, जो कि बैंक का प्रॉफिट होता है। तो वो उसके ऊपर पैसा देगी, इंटरेस्ट देगी, ब्याज देगी। ठीक है, अलॉन्ग विद द जो भी उसने पैसा लिया है कुछ पीरियड ऑफ टाइम में। ठीक है, सिमिलरली जो बड़ी बड़ी कंपनीज होती है उनको काफी ज्यादा पैसा लगता है ताकि वो एक्सपेंड कर पाए बिजनेस को। तो वो पैसे कहाँ से लेती हैं? जनरल पब्लिक से लेती हैं, बाय इशुइंग शेयर्स। ठीक है, स्टॉक मार्केट में अपने शेयर्स को बेच के वहां से पैसा कमाती हैं। पैसा मतलब लेती हैं उधार पे और ओनरशिप देती हैं। ये धीरे धीरे समझोगे आप, बड़ी क्लासेस में जाओगे तो एक स्पेशल टाइप की मार्केट है जहाँ पे शेयर्स को खरीदा और बेचा जाता है। तो जैसे आप सब्जी मार्केट जाते हो, अलग अलग मार्केट जाते हो, उसी तरीके से स्टॉक मार्केट होती है, ऑनलाइन मार्केट होती है। वहां पे क्या करते हो, आप शेयर्स को खरीदते हो, यानी किसी भी कंपनी का ओनरशिप, उसकी जो कह सकते हो कि मालिकाना हक है, उसमें आप कुछ शेयर खरीदते हो कि मेरा 1% है, मेरा 2% है। उसके बेसिस पे आपको उनको पैसे देने होते हैं। ठीक है, और उसके बदले वो लोग क्या कहते हैं, जो भी प्रॉफिट वो कमाते हैं उसका पैसा आपको देते हैं, प्रॉफिट डिविडेंड के तौर पे। तो बड़ी बड़ी जो कंपनीज हैं वो पैसा कहाँ से रेज करती हैं? बाय पब्लिक ऑफरिंग, और उनको प्रॉफिट देती हैं जब प्रॉफिट आता है उनके पास, उसको कहते हैं डिविडेंड। इन अदर वर्ड, जो बड़े बड़े बिजनेस होते हैं वो बड़े पैसा रेज करते हैं, फाइनेंशियल कैपिटल इस इन मार्केट से, स्टॉक मार्केट से, और फिर मतलब मार्केट में पैसा रेज करने के लिए क्या करेंगे, शेयर्स को सेल करेंगे और अपने बिजनेस को बढ़ाते हैं। तो यू विल लर्न द एग्जैक्ट मैकेनिज्म ऑफ हाउ दिस वर्क इन हायर ग्रेड्स। आप बड़ी क्लास में जाओगे, अगर आप बिजनेस स्टडी पढ़ोगे तो आपको और अच्छे से क्लियर होगा। ठीक है, तो इंटरेस्ट क्या होता है? इंटरेस्ट होता है ब्याज, हमें पता है ब्याज होता है द अमाउंट ऑफ मनी जो कि पे करी जाती है बोरवर को ऑफ लोन टू द लेंडर फॉर यूजिंग देयर मनी फॉर स्पेसिफिक टाइम। और डिविडेंड जो है प्रॉफिट होता है, अमाउंट ऑफ मनी पेड रेगुलरली बाय द कंपनी टू इट्स शेयर होल्डर आउट ऑफ प्रॉफिट्स। ठीक है, तो एक एक्सप्लोर एक्टिविटी खुद करना। आप एंटरप्रेन्योरशिप की बात करते हैं, फोर्थ सेक्टर ऑफ प्रोडक्शन। एंटरप्रेन्योरशिप जो है आपको हेल्प करेगा कोई भी बिजनेस स्टार्ट करने में। कोई बिजनेस स्टार्ट करना है, अब आपके माइंड में आइडिया ही नहीं है कोई, तो आप कैसे बिजनेस स्टार्ट करोगे? कोई भी नया बिजनेस स्टार्ट करने के लिए, जैसे मैंने जोमेटो का एग्जांपल दिया था, कोई फूड डिलीवरी ऐप है, कोई भी है, उसके लिए एक एंटरप्रेन्योर की जरूरत पड़ेगी जो कि रिस्क लेगा और नया आइडिया लेके आएगा, प्रॉब्लम को सॉल्व करेगा, क्रिएट करेगा समथिंग जो कि सॉल्व करे किसी प्रॉब्लम को। तो एक एंटरप्रेन्योर वो पर्सन होता है जो हु कम्स अप विद आइडिया और रिस्क लेता है और फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन को गैदर करता है, लैंड को, लेबर को, कैपिटल को इकट्ठा करके प्रोडक्शन करता है। वो काफी ज्यादा मेहनत करता है और एक स्टार्टअप आइडिया लाता है जो कि सक्सेसफुल भी हो जाता है कभी कभी। तो स्टार्टअप होता है एक एंटरप्रेन्योरियल वेंचर जो कि लिमिटेड रिसोर्सेज से इस्तेमाल होता है, स्टार्ट होता है, लेकिन वो रैपिड ग्रोथ करता है, एक्सपेंशन करता है अगर उसको टेक्नोलॉजी का हेल्प मिल जाए। ठीक है, तो एंटरप्रेन्योरशिप जो है उसका विजन होता है कि वो सॉल्व करे प्रॉब्लम को बाय ब्रिंग इनोवेटिव प्रोडक्ट्स, इनोवेटिव आइडियाज के साथ, नए नए प्रोडक्ट के साथ वो बिजनेस को ग्रो करे, सर्विसेज को दे मार्केट में और बेनिफिट करे सोसाइटी को और नेशन को। एट द सेम टाइम वो जॉब भी बनाता है, जॉब भी क्रिएट करता है क्योंकि लोग आके काम करते हैं, अपॉर्चुनिटीज देता है, लाइवलीहुड्स प्रोवाइड करता है, यानी जो वो लोग काम कर रहे हैं तो उनको पैसे मिलते हैं और वो अपना घर का खर्च चला पाते हैं। इन रिटर्न वो क्या करते हैं, उनके लिए डीप सेंस ऑफ सेटिस्फैक्शन मिलती है कि उनके ड्रीम्स फुलफिल हो रहे हैं और रियलिटी बन रहे हैं और लोगों को सर्व कर रहे हैं। तो लाइक इमेज ने देखी, इमेज जो है बैम्बो जो है
एंड केन प्रोडक्ट्स अरुणाचल प्रदेश में। तो बैम्बू से उससे बना रहे हैं ये बास्केट्स। फिर यहाँ पे फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री है, फिर यहाँ पे पैटर्न पॉटरी के प्रोडक्ट्स हैं, ठीक है। और यहाँ पे पेट्रोकेमिकल इंडस्ट्री जो केमिकल्स का इस्तेमाल करके डिफरेंट डिफरेंट प्रोडक्ट्स बनाती है वो, ठीक है। वो सब चीजें यहाँ पे आपको दिखेंगी। तो हम डिस्कस कर रहे थे कि एंटरप्रेन्योर कौन होता है। एक एंटरप्रेन्योर वो पर्सन होता है जो आइडेंटिफाई करेगा कि क्या प्रॉब्लम है और उसको सॉल्व करने के लिए इनोवेटिव सोल्यूशन लेके आएगा, ठीक है। फिर फिर वो क्या करेगा, रिस्क लेगा बाय इन्वेस्टिंग मनी, क्योंकि अभी तक तो उसके पास आइडिया है खाली, लेकिन उसको फुलफिल करने के लिए उसको पैसा लगाना पड़ेगा, टाइम लगाना पड़ेगा, इन्वेस्ट करना पड़ेगा। तो अपनी मनी इन्वेस्ट करेगा, बिकॉज रिस्क ये है कि चले या ना चले, बंद भी हो सकता है, तो रिस्क है। फिर वो डिसीजन लेगा कि क्या क्या सामान लगाना है ऑपरेट करने में, फंक्शनिंग, ताकि उसका बिजनेस फंक्शन कर पाए। फिर काफी सारे फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन लाइक लैंड, लेबर, कैपिटल को कंबाइन करेगा और कंट्रीब्यूट करेगा वेलफेयर ऑफ द सोसाइटी विद हिज हर इनोवेशन, ठीक है। तो ये मैन है हु ड्रीम बिग फॉर इंडिया, लाइक जे.आर.डी. टाटा जी, एक एंटरप्रेन्योर, एक इंडस्ट्रियलिस्ट और एक फिलैंथ्रोपिस्ट। आप बोलोगे फिलैंथ्रोपिस्ट कौन होता है? फिलैंथ्रोपिस्ट वो पर्सन होता है जो लोगों को हेल्प करता है उनकी डिफरेंट डिफरेंट चीजों में, फिलैंथ्रोपी करता है, लाइक दान दक्षिणा करता है, दान वान करता है, वो फिलैंथ्रोपी होता है। तो जहांगीर रतन जी दादा भोय जे.आर.डी. टाटा जो हैं, एक इंडिया के ग्रेटेस्ट एंटरप्रेन्योर हैं और उन्होंने काफी बड़ा रोल प्ले करा मॉडर्न इंडिया को बनाने में। लाइक वो 1904 में बॉर्न हुए और वो बने हेड ऑफ द टाटा ग्रुप, एक लार्जेस्ट बिजनेस ग्रुप कंट्री का उस टाइम पे। ही बिलीव कि बिजनेस जो है शुड नॉट ओनली मेक मनी बट हेल्प सोसाइटी ऑल्सो। उनका जो आइडिया था, ठीक है, वो इनके फादर साहब जो जे.आर.डी. टाटा थे, रतन टाटा ने भी वही आइडिया को कैरी करा कि हमें प्रोडक्शन में सिर्फ प्रॉफिट नहीं कमाना, हमें सोसाइटी को भी हेल्प करना है। ही स्टार्टेड इंडिया की फर्स्ट एयरलाइन टाटा एयरलाइन इन 1932। 1932 में उन्होंने टाटा एयरलाइन की शुरुआत करी, जो कि बाद में एयर इंडिया बनी, ठीक है। और उनकी लीडरशिप के अंदर टाटा ग्रुप ने काफी ज्यादा एक्सपेंड करा और अलग अलग एरियाज में, लाइक स्टील के सेक्टर में, कार बनाने के, पावर बनाने के, केमिकल बनाने के। तो जे.आर.डी. टाटा को हम एज एन जानते हैं फॉर अ केयरिंग अबाउट हिज वर्कर्स, अपने वर्कर्स के लिए काफी ज्यादा केयर करते थे और बिलीव करते थे कि उनको अगर हम अच्छी गुड वर्किंग कंडीशंस देंगे तो वो अच्छे से परफॉर्म करेंगे और सोसाइटी को बेनिफिट मिलेगा ज्यादा से ज्यादा। तो ही वॉज अ मैन ऑफ विजन, हार्ड वर्क और ऑनेस्टी, ठीक है। 1992 में 1992 में उनको भारत रत्न मिला फ्रॉम द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, इंडिया का हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड उनकी सर्विस टू द नेशन के लिए, ठीक है। अब बात करेंगे टेक्नोलॉजी एक अनेबलर की तरह किस तरीके से काम करता है। टेक्नोलॉजी भी एक फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है, बट किस तरीके से वो फैसिलिटेट करता है, प्रोडक्शन में हेल्प करता है। टेक्नोलॉजी मीन्स एप्लीकेशन ऑफ साइंटिफिक नॉलेज, साइंस की नॉलेज का इस्तेमाल करके आप एप्लीकेशन कर रहे हो और उससे प्रोडक्शन प्रोसेस में हेल्प कर रहे हो। फॉर एग्जांपल एक कैमरा है, वो क्या करेगा, कन्वर्ट करेगा लाइट को, इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स को और एक डिजिटल इमेज क्रिएट करेगा, ठीक है। एक कैमरा क्या करेगा, एक टेक्नोलॉजी है और वो आपकी इमेज कैप्चर करता है बाय यूजिंग द लाइट जो उसके ऊपर रिफ्लेक्शन आ रही है और इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स को। कोई भी प्रोडक्शन रिलेटेड एक्टिविटी इसमें किसी भी तरीके की टेक्नोलॉजी इस्तेमाल होती है, वो क्या है, एक एनेबलर है टू द प्रोडक्शन प्रोसेस। कुछ अर्ली फॉर्म्स ऑफ टेक्नोलॉजी पहले एग्जिस्ट करती हैं एंशिएंट टाइम से, वो आज भी इस्तेमाल होती हैं। टुडे नई और एडवांस टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट्स हुई हैं जो कि वेरियस एरियाज में हेल्प करती हैं और हमारी लाइफ को इजियर बनाती हैं। फॉर एग्जांपल पेमेंट्स को हम एक क्लिक ऑफ बटन में इस्तेमाल कर सकते हैं, पेमेंट करनी हो 1 सेकंड में कर सकते हो यूपीआई का इस्तेमाल करके। फार्मर्स को वेदर पैटर्न समझने हैं तो उसको समझ सकते हैं, जीपीएस का इस्तेमाल करके कहीं की भी लोकेशन आप फाइंड आउट कर सकते हो, अपनी लोकेशन फाइंड आउट कर सकते हो, कहीं ट्रेवल करना है और शॉर्टेस्ट रूट्स को डिस्कवर कर सकते हो अगर आपको ट्रांसपोर्टेशन करना है थ्रू रोड्स या डिफरेंट डिफरेंट तरीके से, ठीक है। तो यहाँ पे देखो ड्रोन्स का इस्तेमाल हो रहा है इंसानों की जरूरत नहीं है, अब ड्रोन्स जो है पेस्टिसाइड फर्टिलाइजर्स को फैला देंगे, तो ये फर्टिलाइजर्स को फैला रहे हैं यूजिंग क्रॉप हेल्थ, मतलब क्रॉप हेल्थ ज्यादा अच्छी हो, इस वजह से ड्रोन्स का इस्तेमाल हो रहा है। तो हो सकता है कि अगर आप अपने हाथ से करोगे तो कहीं पे ज्यादा फर्टिलाइजर आ जाए, कहीं पे कम आ जाए, बट मशीन का इस्तेमाल करके प्रॉपर एफिशिएंट तरीके से आप इस वो कह सकते हो उसको फैला सकते हो। तो यहाँ पे इस्तेमाल हो रहा है मशीन का। रोबोट जो है सर्जिकल प्रोसेस में हेल्प कर रहे हैं, प्रिसीजन काम है ना, सर्जरी करना एक बहुत प्रिसीजन का काम है। तो ह्यूमन से कभी कभी गलती हो सकती है बट रोबोट कभी गलती नहीं करेगा, ठीक है, अगर उसको प्रॉपर ट्रेनिंग मिली है तो यहाँ पे टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल हो रहा है। तो हैव यू नोटिस्ड हाउ हमारी ओल्ड टेक्नोलॉजी को रिप्लेस कर रहे हैं नए नए बेटर वन टेक्नोलॉजीज, ठीक है।
नई नई टेक्नोलॉजीज जो हैं हेल्प कर रही हैं हमारी और रिप्लेस कर रही हैं पुरानी टेक्नोलॉजीज को। ठीक है, तो ये जो प्रोसेस है इससे क्या है, ईजियर हो रहा है लोगों का काम और बिजनेस, और जो काम हो रहा है वो इम्प्रूव हो रहा है, वर्क जो है इम्प्रूव हो रहा है। फॉर एग्जाम्पल, इंस्टेड ऑफ सेंडिंग लेटर्स बाय पोस्ट, आज के टाइम पे आप पोस्ट के थ्रू लेटर्स तो भेजते नहीं हो, आप ईमेल का इस्तेमाल करते हो जो कि विद इन सेकंड्स आपको कम्युनिकेट करता है विद द पीपल क्विकली और काफी कम पैसों में। However, remember कि टेक्नोलॉजिकल प्रोग्रेस डज नॉट ऑलवेज मीन रिप्लेसिंग द टेक्नोलॉजीज, ओल्ड टेक्नोलॉजीज। मतलब ये नहीं है कि आप पुरानी टेक्नोलॉजी को हमेशा रिप्लेस करोगे। कभी कभी होता है सम लाइक पुलीज और व्हील बैरोज आर स्टिल यूज, ये टेक्नोलॉजी अभी भी यूज में है। ठीक है, पुली और व्हील बैरोज जो है अभी भी इस्तेमाल होते हैं। ठीक है, लाइक ये देखो, इसका इस्तेमाल होता है ताकि आप ईंट को या कोई भी सामान इधर उधर कर पाओ, और ये पुली जो है बोट्स के अंदर इस्तेमाल होते हैं। तो ऐसा नहीं है कि हमने टेक्नोलॉजी से इनको रिप्लेस कर दिया है, इनकी जरूरत आज भी है, पर टेक्नोलॉजी की जहां जरूरत हम है और जहां चेंजेस कर सकते हैं वहां पे उसका इस्तेमाल होता है। नाउ लेट्स लुक एट द एग्जांपल्स ऑफ किस तरीके से टेक्नोलॉजी जो है स्टूडेंट्स को हेल्प करता है कि वो नई नई स्किल्स और नई नई जॉब्स को फाइंड आउट कर पाए। ठीक है, तो टेक्नोलॉजी जो है आज के टाइम पे आपको नई स्किल सीखनी है तो हम जैसे इंटरेक्ट कर रहे हैं ये भी एक टेक्नोलॉजी का हिस्सा है। ठीक है, मैं यहाँ से पेन पे इस तरीके से लिख रहा हूँ और आपको दिख रहा है बोर्ड पे, मतलब आपको स्क्रीन पे दिख रहा है, तो क्या है, ये टेक्नोलॉजी है। ठीक है, टेक्नोलॉजी है। तो टेक्नोलॉजी से पेविंग द वे फॉर एक्सेसिंग नॉलेज, स्किल्स और जॉब अपॉर्चुनिटीज। तो काफी सारे वैरायटी ऑफ ऑनलाइन कोर्सेज जो हैं जो अवेलेबल हैं बच्चों के लिए गवर्नमेंट के द्वारा, जो कि स्वयं पोर्टल पे है। इसका फुल फॉर्म है स्टडी वेब्स ऑफ एक्टिव लर्निंग फॉर यंग एस्पायरिंग माइंड्स, जो ऑफर करता है क्लास 9th ऑनवर्ड्स के लिए, जो ऑपरेट करेंगे मैसिव ओपन ऑनलाइन कोर्सेज के ऊपर। ठीक है, मैसिव ऑनलाइन ओपन कोर्सेज, ओपन ऑनलाइन कोर्सेज के ऊपर, जहां पे वो लर्न करेंगे, एक्सप्लोर करेंगे सब्जेक्ट लाइक रोबोटिक्स, एक्वाकल्चर, पानी के अंदर हम किस तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, टेक्सटाइल प्रिंटिंग और सो ऑन, फ्री ऑफ कॉस्ट। तो स्टूडेंट्स को बेनिफिट होगा फ्रॉम लर्निंग देयर ओन पेस, अपने खुद के पेस पे अपने खुद के घर में बैठ के वो चीजों को सीख सकते हैं, लर्न कर सकते हैं। ठीक है, एनीवेयर। तो वाइल परसुइंग अदर जॉब्स और कोर्सेज, ऑनलाइन पोर्टल लाइक गवर्नमेंट का नेशनल करियर सर्विस है, हेल्प करेगा कि आपको जॉब अपॉर्चुनिटीज बहुत इजीली मिल जाए। ठीक है, तो आपने पढ़ाई कर ली, आपको स्किल आ गई, अब आपको जॉब चाहिए तो आप नेशनल करियर सर्विस पे जाके सर्च करोगे तो बेसिकली आपको वहां पे जॉब अपॉर्चुनिटीज मिल जाएंगी। ठीक है, जॉब अपॉर्चुनिटीज आपको वहां पे डिफरेंट डिफरेंट मिल जाएंगी वेरियस सेक्टर में, फ्रॉम प्लम्बिंग से लेके अकाउंटिंग तक। तो ये नई टेक्नोलॉजी है, इसने एलिमिनेट कर दिया है जियोग्राफिकल बैरियर्स को। लाइक कोई बैठा है दिल्ली में या कोई बैठा है यूपी में, ठीक है, तो उसको जॉब करनी है मुंबई में। ठीक है, तो ये ज्योग्राफिकल बैरियर की उसको यहाँ आना पड़ेगा, इंटरव्यू देना पड़ेगा, फिर जाना पड़ेगा, उसको उसने खत्म कर दिया। पढ़ना पड़ेगा, ट्रेनिंग लेने के लिए यहाँ आना पड़ेगा, नहीं, अब घर बैठे अपने ओन पेज पे वो ये सब चीजें सीख सकता है। ठीक है, ये सब चीजें सीख सकता है। तो अगर आपको भी सारी चीजें सीखनी है तो आप इनके पोर्टल पे जा सकते हो, स्वयं पे और ancestry.gov पे, जिससे आपको अलाउ होगा पीपल को एक्सेस, लोगों को एक्सेस मिलेगा नॉलेज का, स्किल डेवलपमेंट का, जॉब्स का, इंडिया और अब्रॉड में। तो ये सर्विसेज जो है ऑनलाइन पोर्टल्स के थ्रू एक्सेस करी जा सकती हैं, दोनों लिंक्स के थ्रू। ठीक है, अब ये जो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है किस तरीके से कनेक्टेड है ये समझना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन अगर कनेक्टेड नहीं है तो कोई मतलब नहीं है। लेबर, लैंड, सबका कनेक्शन होना जरूरी है, तभी कोई चीज प्रोड्यूस हो पाएगी। तो जो फैक्टर्स हैं लाइक लैंड, लेबर, कैपिटल और एंटरप्रेन्योरशिप और टेक्नोलॉजी, ये कंबाइन होते हैं जिससे गुड्स का प्रोडक्शन होता है और सर्विसेज का प्रोडक्शन होता है। ठीक है, और ये प्रपोर्शन जो है, किस प्रपोर्शन में किसका इस्तेमाल करना है ईच फैक्टर का, वो डिपेंड करेगा क्या बना रहे हो। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप एग्रीकल्चर में हो, कंस्ट्रक्शन में हो, हैंडीक्राफ्ट में हो, तो ये सेक्टर सिर्फ लेबर पे रिलाई करता है, ज्यादातर लेबर पे रिलाई करता है। कुछ टूल्स की रिक्वायरमेंट होती है बट ज्यादातर लोगों का रोल होता है, तो ये लेबर इंटेंसिव है। लाइक सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री है, चिप्स है, सैटेलाइट बनाना है, तो यहाँ पे कैपिटल की रिक्वायरमेंट होगी लेकिन स्पेशलाइज मशीनरी की, तो यहाँ पे लोगों की जरूरत कम है, तो ये कैपिटल इंटेंसिव है। तो आप समझ चुकी होगी कि लेबर इंटेंसिव क्या होता है और कैपिटल इंटेंसिव, ये लेबर इंटेंसिव है और ये हमारा कैपिटल इंटेंसिव है। ठीक है, ये जो फैक्टर्स हैं ये कॉम्प्लीमेंट करेंगे, एक दूसरे को हेल्प करेंगे कि वो इंटरकनेक्ट हो पाए, और इन केस ऑफ मिसिंग और मिसयूज फैक्टर्स प्रोडक्शन कैन बिकम इनएफिशिएंट और कैन बी होल्डेड। और कभी कभी क्या होगा कि अगर आपने इनएफिशिएंट तरीके से इस्तेमाल करा या इंटरकनेक्शन नहीं है इन दोनों के बीच में, तो क्या होगा, जो प्रोडक्शन होगा वो इम्बैलेंस हो जाएगा, बैलेंस बिगड़ जाएगा। हाउएवर कुछ केसेस में नई टेक्निक्स का इस्तेमाल करेंगे जिससे
चेंज इन प्रोपोर्शन का इस्तेमाल करके आउटपुट बना सकते हैं। फॉर इंस्टेंस, अगर हम इंक्रीज करेंगे मशीन का यूज एग्रीकल्चर में तो उससे लेबर पे डिपेंडेंस कम होगी। सिमिलरली अगर हम 3D प्रिंटिंग का इस्तेमाल करेंगे तो हम जो पुराने आर्ट जो हमारे डाई हो रहे हैं उनको रिवाइव कर सकते हैं। ठीक है, टेक्सटाइल्स को बनाने का तरीका रिवाइव कर सकते हैं, हैंडलूम प्रोडक्ट्स को एट लार्ज स्केल, जिससे जो मार्केट है उसमें हम अच्छी तरीके से सर्व कर पाएंगे, जो जरूरत है उसको पूरी कर पाएंगे। तो प्रोडक्शन जो है इनपुट्स का प्रोडक्शन इनपुट जो है आर अवेलेबल इन डिफरेंट जियोग्राफिकल लोकेशंस। बिजनेस क्या करेगा, प्रोक्योर करेगा, वहां से सामान लेके आएगा, उन डिफरेंट डिफरेंट लोकेशन से उनको कंबाइन करेगा इनपुट्स को और गुड्स बनाएगा, सर्विसेज बनाएगा। दस जो ज्योग्राफिकल इंटरकनेक्टेडनेस है वो बिजनेस देता है, जिससे एक्सेस मिलता है काफी सारे इनपुट्स का। ठीक है, हाउएवर जो प्रोडक्शन एक्टिविटीज हैं वो समटाइम्स सिवियर सप्लाई चेन चैलेंजेस फेस करती हैं। अभी सप्लाई चेन क्या होता है ये मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया है। ठीक है, एक नेटवर्क होता है जहां पे इंडिविजुअल्स का, ऑर्गेनाइजेशंस का, रिसोर्सेज का और एक्टिविटीज का, टेक्नोलॉजी का इन्वॉल्वमेंट होता है प्रोडक्शन में और द सेल ऑफ गुड्स। ठीक है, प्रोडक्शन में भी और सेल ऑफ द गुड्स में भी। ठीक है, कभी कभी डिसरप्शन भी आता है सप्लाई चेन में बिकॉज ऑफ डिफरेंट डिफरेंट फैक्टर्स, लाइक कोविड-19 पेंडेमिक में आया था, उस वजह से काफी ज्यादा इम्पैक्ट हुआ था। अब एक प्रोसेस है मोबाइल फोन बनाने का। ठीक है, इसके बारे में समझते हैं कि इंडिया जो है वर्ल्ड की सेकंड लार्जेस्ट मोबाइल फोन मैन्युफैक्चरिंग, ठीक है, आफ्टर चाइना 2025 में। ठीक है, ओके, तो मोबाइल फोन किस तरीके बनते हैं वो समझते हैं। R&D करना पहले तो स्टार्ट होता है कि R&D करेंगे कैसे बनाएंगे फोन, फिर लैंड को लेंगे और फैक्ट्री सेटअप करेंगे, फिर सेमीकंडक्टर लाइक इमेज में देख रहे हो छोटे छोटे चिप्स होते हैं, वो कहाँ से लाएंगे और किस तरीके से लाएंगे, फिर अगर लेके आए और बना दिया तो असेंबल कैसे करेंगे, फिर फोन को टेस्ट करेंगे कि वो सही है कि नहीं, फिर मास प्रोडक्शन करेंगे ताकि जितनी जरूरत है उसके हिसाब से प्रोडक्शन कर पाए, और फिर डिस्ट्रीब्यूट करेंगे एट द एंड कस्टमर, टू द एंड कस्टमर। ठीक है, तो ये पूरा क्या हो गया, ये हो गया हमारा सप्लाई चेन। ठीक है, ये हो गया सप्लाई चेन। ठीक है, तो ह्यूमंस के जो एफर्ट हैं वो इन्वॉल्व होते हैं हर स्टेज पे, प्रोडक्शन के हर स्टेज पे, लाइक वो डिजाइन हुआ, उसको सुपरवाइज करना हुआ, उसको इम्प्रूव करना हुआ, प्रोडक्ट को या प्रोसेस को देखना हुआ। फॉर एग्जाम्पल, अगर एक टीम हो, सॉफ्टवेयर है, इलेक्ट्रिकल है, मैकेनिकल इंजीनियर है, प्रोडक्ट मैनेजर्स हैं, अपने एक्सपर्टीज का इस्तेमाल करके प्रोडक्ट को बनाते हैं। ठीक है, एंटरप्रेन्योर क्या करता है, गाइडेंस देता है किस तरीके से रिसोर्सेज को यूज करना है। ठीक है, देन जो स्किल्ड वर्कर्स होते हैं उनको फाइनेंशियल रिसोर्सेज की जरूरत पड़ती है। ठीक है, और उसका इस्तेमाल करके वो प्रोडक्ट को बनाते हैं। टुगेदर ये सारे इनपुट्स को अगर हम कंबाइन कर दे तो ये एसेंशियल है फॉर द वर्किंग लाइक पजल पीसेस टू क्रिएट अ गुड्स एंड सर्विसेज वी रिलाई ऑन। ठीक है, तो जिस तरीके से एक पजल होता है उसमें डिफरेंट डिफरेंट पीसेस हैं, उसको जब तक आप कनेक्ट नहीं करोगे तब तक एक पिक्चर बन के नहीं आएगी। उसी तरीके से डिफरेंट डिफरेंट फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन को हम जब कंबाइन नहीं करेंगे जब तक, तब तक वो पिक्चर बन के नहीं आएगी, प्रोडक्ट बन के नहीं आएगा। ठीक है, अब कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन के प्रति, जो कि हम ऑलरेडी डिस्कस करते हैं, एनवायरनमेंट के प्रति, लेबर के प्रति। एक बार जल्दी से डिस्कस करते हैं। ठीक है, तो ये आप खुद पढ़ना, मैं बता दिया आपको कि लेबर की लैंड के लिए क्या है कि लैंड का आपका सस्टेनेबल इस्तेमाल होना चाहिए। ठीक है, अगर हम लैंड की बात करें जो कि एक नेचुरल रिसोर्स है, या डिफरेंट डिफरेंट एयर वाटर कुछ भी हो, ठीक है, एक नेचुरल रिसोर्स है, तो क्या करना है आपको, उसको सस्टेनेबली यूज करना है। ठीक है, पोल्यूशन फैलाना नहीं है, पोल्यूशन नहीं फैलाओगे आप, ये सब चीजें नहीं करोगे। ठीक है, अगर लेबर की बात है तो उनको फेयर उनके राइट्स दोगे, जो भी उनके राइट्स हैं, उनके फेयर वेजेस दोगे, उनको एक सिक्योर वर्क कंडीशन दोगे। ऑल्सो आप उनको क्या दोगे, उनको हेल्थ बेनिफिट्स दोगे, इंश्योरेंस के बेनिफिट्स दोगे। तो ये सभी चीजें यहाँ पे लिखी हुई हैं, वही चीज हम ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं। अब यहाँ पे देखो, रिसाइकल हो रहा है इंडस्ट्रियल वाटर का, ताकि वो जब पानी को गंदे साफ पानी में छोड़ा जाए तो उससे पहले उसको ट्रीट कर दें और उसको रिसाइकल मतलब अच्छे से सही कर दें। ठीक है, ताकि पानी खराब ना हो। इसी तरीके से यहाँ पे जो प्रोडक्ट्स हैं उनको रिसाइकल किया जाएगा। ठीक है, इनको यूज रिसाइकल करके वापस इस्तेमाल करेंगे, ना कि इसको फेंक देंगे। ठीक है, तो लैंड और नेचुरल रिसोर्सेज के अलावा बिजनेस के पास और भी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है उनके वर्कर के प्रति, उनके एम्प्लॉयज के प्रति, जो कि अब देखिए फेयर रेम्यूनरेशन और वर्किंग कंडीशंस देना उनको, स्किल डेवलपमेंट देना और ट्रेनिंग देना उनको, फिर उनको वर्क प्लेस राइट्स देना और उनको प्रोटेक्शन देना। ठीक है, लॉज और रेगुलेशंस का जो गवर्नमेंट ने बनाया उसका प्रॉपरली इस्तेमाल करना और उनको फॉलो करना। तो बिजनेस जो है मोटिवेटेड होते हैं कि वो एड्रेस कर पाए सोशल और एनवायरमेंटल कंसर्न्स को अपने ऑपरेशंस के दौरान, ताकि वो बेनिफिट कर पाए बायोडाइवर्सिटी को भी और सोसाइटी को भी अपने कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी वाले टास्क के थ्रू। ठीक है, तो ये बिजनेसेस के लिए गवर्नमेंट ने एक लॉन्च किया था कि
पिछले 3 साल के जो प्रॉफिट कमाया उसका एवरेज निकालो और उस एवरेज का 2% जो है आपको क्या करना पड़ेगा, सीएसआर के तौर पे देना पड़ेगा। ये इंक्लूड करता है पोल्यूशन कम करना, वेलबींग इंक्रीज करना, लोकल लोगों का जहाँ पे इंडस्ट्री है उसके अगल बगल के जो लोग हैं उनको नुकसान ना हो, एम्प्लॉयज को अच्छे से ट्रीट करना, कस्टमर्स को रिस्पेक्ट के साथ बात करना। ठीक है, तो इंडिया जो है फर्स्ट नेशन है जो कि ब्रिंग करता है कोऑपरेटिव सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। 2014 में लॉ लाए थे, फर्स्ट नेशन है जो इसने ये वाला लॉ लाया जो मैंडेट करता है कंपनीज को कि वो 2% अपना जो भी बताया हमने एवरेज ऑफ द लास्ट 3 इयर्स प्रॉफिट उसको एक्टिविटीज में इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, तो इसी तरीके से जो हमने चैप्टर है वो कंप्लीट कर लिया है और ये समरी पॉइंट है कि लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योरशिप जो है फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है, इनको पर्टिकुलर प्रोपोर्शन में इस्तेमाल करेंगे, कैसे कैसे क्या क्या इस्तेमाल करना है और गुड बनाएंगे, सर्विस बनाएंगे और ये फैक्टर्स एक दूसरे को हेल्प करेंगे और ये एक दूसरे से कनेक्टेड है। ह्यूमन कैपिटल जो है वो नॉलेज भी है, स्किल्स भी है, एक्सपीरियंस भी है और एबिलिटी भी है किसी भी इंडिविजुअल की, वो कंट्रीब्यूट करे एबिलिटी का इस्तेमाल करके और अच्छा काम करे और इकोनॉमिक वैल्यू क्रिएट करे। ठीक है, और ये इन्फ्लुएंस होता है एजुकेशन से, ट्रेनिंग से, अच्छी ट्रेनिंग मिली, हेल्थ है, अच्छी टेक्नोलॉजी इस्तेमाल हो रही है, सोशल कंटेक्स्ट में लोगों को ज्यादा प्रोडक्टिव बनाना वर्कफोर्स को इसका मेन काम है। और जो रिसोर्सेज हैं ये हेल्प करते हैं प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज में, जिससे सोसाइटी को सर्व होता है और प्रिजर्व करते हैं और यूटिलाइज करते हैं इसको जुडिशियसली। तो इसी तरीके से हमारा जो चैप्टर नंबर हमारा जो है 7 जो है वो हमारा कंप्लीट हो गया है। ठीक है, कंप्लीट हो गया है और इसी तरीके से हमारा जो चैप्टर क्लास 8 एसएसटी है वो भी कंप्लीट हो गया है। ठीक है, तो ध्यान रखना कि हम एसएसटी कंप्लीट कर चुके हैं, ऐसे ही और भी वीडियोस लाएंगे 8th क्लास के लिए और सब्जेक्ट्स में लाइक मैथ्स और साइंस में भी। ठीक है, और उसमें भी जल्दी जल्दी हम एक्सेल करने की कोशिश करेंगे, जल्दी जल्दी कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो इसी तरीके से जो हमारा एसएसटी का टॉपिक है, सारे चैप्टर्स को हमने कवर कर दिया है, जो अभी तक बुक आई है उसको हमने पूरी तरीके से कंप्लीट कर दिया है। आई होप आपको वीडियो अच्छे लगे हों, आपने सारे वीडियोस को फॉलो करा हो और चैनल को सब्सक्राइब कर रखा हो ताकि नए नए अपडेट्स आपके पास आते रहें। और हम कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होंगे और नोट्स जो हैं वो भी आपके साथ डिस्कस करेंगे और शेयर करेंगे। ठीक है, ताकि आपको हेल्प मिले। तो इसी के साथ वीडियो को एंड करते हैं और आई रियली थैंक यू कि आपने पूरा वीडियो देखा और सारी वीडियोस को देखा, सीरीज को फॉलो करा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। थैंक यू सो मच गाइस, बाय।